नागपुर चलचित्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित नागपुर फिल्म फेस्टिवल के आज के प्रथम विशेष सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। 100 वर्षों से अधिक काल की पूर्ति करने वाले भारतीय चित्र जगत के जनक जिन्हें हम मानते हैं, वे श्रीमान दादा साहेब फाल्के जी। उन्होंने 1913 में जब पहली भारतीय फिल्म प्रदर्शित की थी, जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। उस समय फिल्म की स्क्रिप्ट से लेकर वितरण तक सब कुछ दादा साहब फाल्के जी ने स्वयं ही संभाला था। समय के साथ तंत्रज्ञान विकसित हुआ, फिल्म निर्माण के लिए भांति भांति की व्यवस्थाएं विकसित हुई और फिल्म का निर्माण एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बन गई। कैसी प्रक्रिया होती है फिल्म निर्माण की, क्या कठिनाइयां हैं, किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना होता है, किस तरह से उसका समाधान मिलता है और यह फिल्म निर्माण प्रक्रिया कैसे कैसे अवसर उपलब्ध कराती है, यही है हमारे इस विशेष सत्र का विषय, फिल्म प्रोडक्शन प्रक्रिया, चुनौतियां और अवसर। इस सत्र के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं प्रख्यात अभिनेता श्रीमान योगेश सुमन जी और भारतीय चित्र साधना के सचिव श्रीमान अतुल गंगवार जी, तथा इस सत्र का संचालन करेंगे डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी। आप सभी को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करूंगा। तो लगा नहीं कि देखी लगा लाइट लग रहा है, लाइट लग रहा है। आज के विशेषज्ञ श्रीमान योगेश सुमन जी विख्यात अभिनेता, निर्देशक तथा लेखक हैं। लिमिटेड माणूस की इस फिल्म से अपनी यात्रा चित्र जगत में प्रारंभ हुई और आज फास्टर फेणे, रमा माधव, ये रे पैसा, आनंदी गोपाळ जैसी मराठी तथा उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, दृश्यम, दृश्यम 2 इन हिंदी फिल्मों में भी आपने महत्वपूर्ण किरदार साकार किए हैं। दाटकी मुले तथा माझा भिरभिरा इन फिल्मों में एक निर्देशक के रूप में आपने कार्यभार संभाला है। ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्रीमान योगेश सुमन जी का स्वागत करने हेतु मैं ब्रजेश जी को आमंत्रित करती हूँ। हाँ कनेक्टर काढ ले हाँ कनेक्टर नहीं आना नहीं आना हाँ हमें आ रहा आज के इस सत्र के और एक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं श्रीमान अतुल गंगवार जी। आप भारतीय चित्र साधना के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। उभरते हुए फिल्म निर्माताओं को समर्थन देने वाली हर पहल में आपका सक्रिय रूप से योगदान रहा है। हिंदी साहित्य में विशेष रुचि के साथ टेलीविजन धारावाहिक एवं फिल्म लेखन सहित विभिन्न मीडिया और रचनात्मक परियोजना, उनमें आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। युवा प्रतिभाओं के लिए एक सार्थक प्रेरणा एवं मार्गदर्शक के रूप में जिन्हें देखा जाता है, ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी श्रीमान अतुल गंगवार जी का स्वागत करने हेतु मैं ब्रजेश जी से विनती करती हूँ। आज के सत्र का संचालन करेंगे डॉक्टर श्रीमान विजय कुमार शर्मा जी। आप शिवायु आयुर्वेद लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आयुर्वेदिक, हर्बल, फार्मास्यूटिकल और लाइफस्टाइल उत्पादनों के निर्माण में एवं विपणन क्षेत्र में आपका 30 वर्षों से अधिक अनुभव रहा है। आयुर्वेद क्षेत्र में आपने शिवायु ब्रांड की स्थापना की है और व्यवसाय विकास, नेटवर्किंग एवं प्रबंधन प्रशिक्षण में भी व्यापक विशेषज्ञता आपको प्राप्त है। नहीं वही होता है। ज्ञानवर्धिनी शिक्षा अनुसंधान ट्रस्ट के संस्थापक और विभिन्न सामाजिक तथा उद्योग संगठनों से सक्रिय रूप में जुड़े हुए डॉक्टर श्रीमान विजय कुमार शर्मा जी का स्वागत करते हैं तो मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रजेश जी को। अजून काही लागत आहे कनेक्टर वो लगा पण अजून काही म्हणजे साउंड लागत माफी चाहती हूँ, आमंत्रित करती हूँ रामन जी को। थोड़ा वेळ काही लागत आहे थोडा वेळ नाही लागत काही म्हणजे तोपर्यंत त्यांनी स्वागत वगैरे ठरलं होतं तुमचं भाषण नाही ना हां मी घेऊन
फोन करना फोन कर रेंज नहीं तो आज के विशेषज्ञ श्रीमान योगेश समठ जी से विनती करती हूँ कि वे मार्गदर्शन कर कुछ शब्द कहें। साउंड वीडियो ఇక్కడ फिर इस कार्यक्रम के दौरान मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी के हाथों सौंपती हूँ वे सत्र का प्रारंभ करें। आप सभी का आज प्रातः नागपुर फिल्म फेस्टिवल के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत है। नागपुर की अपनी विशेषता रही है, नागपुर को बहुत अच्छे से जानता है। बाहर से आने वाले कलाकार भी इसकी भांति से अपना अनुभव लेके जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव नागपुर ने दिए हैं, क्योंकि नागपुर के पास में पेशेंस नहीं रहता, वो डिसीजन बहुत फास्ट लेता है। उसका निर्णय बड़ा फास्ट होता है। बाकी नागपुर प्रसिद्ध है इस बात के लिए, रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ धार्मिक जी, हमारे यहाँ शंकरी जी, हमारे यहाँ कुशवाहा जी, हमारे यहाँ भी बड़े बड़े साहित्यकार मराठी जगत के और हिंदी जगत के हुए हैं। और मिक्स कल्चर है नागपुर में। मध्य प्रदेश की राजधानी थी पहले, तो यहाँ पर आपको हिंदी और मराठी प्राधान्यता से मिलेगी। हमारी एक विशेष भाषा है जिसमें हम हिंदी मराठी मिक्स बोलते हैं, हमारे आपस की संवाद की भाषा। योगेश जी और तुलसी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी का जो आप पहले सत्र में आए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। फिल्म निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां और संभावनाएं, ये हमारा आज का विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति है जो फिल्म निर्माण के साथ जुड़ा है, अभिनय के साथ जुड़ा है, रंगमंच से जुड़ा है, दिग्दर्शक भी है, ऐसे बहुआयामी दोनों व्यक्ति मैं देखता हूँ। दोनों व्यक्तियों को तो मुझे लगता है एक ही आईने में दो छवि देख रहा हूँ, क्योंकि दोनों अभिनय हैं, दोनों रंगमंच से आते हैं, दोनों रंगकर्मी हैं, दोनों दिग्दर्शक हैं। तो बड़ा आनंद होता है। आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों से मुझे संवाद करने का अवसर मिला। मेरा ऐसा मानना है कि जो जीवन की यात्रा है, जो आप दोनों की रही है, हमने पहले उसके बारे में थोड़ा सा सुनना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति जो क्रिएटिविटी, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे कला क्षेत्र की हो, फिल्म की हो, कोई भी क्रिएटिविटी का क्षेत्र हो, वहाँ एक अंतरंग दुनिया होती है और एक बहिरंग दुनिया होती है, जिससे उसका संचार चलता है, जिससे उसका जीवन यात्रा चलती है। उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उसके अपने भावनाएं होती हैं, उसके अपने संघर्ष होते हैं। तो हम क्यों ना फिल्म निर्माण प्रक्रिया पर बात करने से पहले आप दोनों के जीवन का जो आज तक का सफर है, उस पर आप दोनों से एक 5-5, 7-7 मिनट जो है वो सुने कि आप किस प्रक्रिया से गुजरे हैं, आपने क्या संघर्ष किया है। क्योंकि आपने सारी भूमिका अदा की है तकरीबन, रंगमंच पर भी और फिल्म में भी। तो आज जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो निश्चित रूप से आपसे, आपके जीवन से, आपके संघर्षों से, आपकी चुनौतियों से, आपकी सफलताओं से प्रेरणा पाएंगे और सीख लेंगे। तो योगेश जी, सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्वयं के जीवन संघर्ष की उन यात्रा के बारे में कुछ कहें। धन्यवाद। पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ या बताना भी चाहता हूँ कि अगर मैं मराठी और हिंदी दोनों में बात करूँ तो चलेगा, क्योंकि मूलतः मैं
मी मराठी रंगभूमीवरती माझं काम सुरू केलं आणि मराठी रंगभूमीशीच निगडीत असल्यामुळे आणि मराठी भाषेत मॅक्झिमम हे असं आता मधनं होणं मॅक्झिमम जास्तीत जास्त काम हे मराठीमध्ये केलेलं असल्यामुळे चांगला संवाद हा मला मराठीत साधता येतो, त्या कालोकाल राष्ट्रीय भाषा असल्यामुळे मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अंग्रेजी में अच्छी तरह से संवाद नहीं कर सकता, इसलिए मैं अंग्रेजी को टाल रहा हूँ। ये बात नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता, धीरे धीरे बोलता ही हूँ, कभी कभी कॉलेज में मुझे पढ़ाना पड़ता है तो मैं अंग्रेजी में भी बात करता हूँ, लेकिन आई एम कंफर्टेबल विद मराठी एंड हिंदी। सो मैं मराठी और हिंदी में संवाद करने की कोशिश करूँगा। मेरा खुद का जो करियर की शुरुआत है वो 1987 से शुरू हुई। 1987 में पुणे में एक वर्कशॉप था, थिएटर वर्कशॉप था, 15-20 दिन का था। तब तक मेरा थिएटर से कोई वास्ता नहीं था या नाटक की इस चीज का बीइंग ऑडियंस और कोई वास्ता नहीं था। मैंने पढ़ाई की थी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा मैंने किया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन कर रहा था मराठी में और पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने पॉलिटिक्स में, राज्यशास्त्र। तो नाटक का मेरे साथ कोई संबंध नहीं आया था, तो उस वर्कशॉप से आया। उस वर्कशॉप में मुझे एक बात पता चली कि डूइंग एक्सरसाइजेस विथ इम्प्रोवायझेशन्स, प्रसंग नाट्य दर्शनाचे काही एक्सरसाइज जेव्हा सुरू झाले त्यावेळेला मला असं कळलं की मला माझ्या ग्रुप मधल्या 10 जणांपेक्षा वेगळं आणि चांगलं काहीतरी सुचतं। जे सुचतं, जी वन लाईन माझ्या डोक्यात येते, त्याचं 5 ते 10 मिनिटाचं स्किट फॉर्म मध्ये, डायलॉग फॉर्म मध्ये मला चांगल्या पद्धतीने त्याचं रूपांतर करता येतं। मतलब मैं स्क्रिप्ट अच्छी कर सकता हूँ, जो भी वन लाइन मेरे दिमाग में आती है। और तीसरी बात का मुझे ये पता चला कि मैं अच्छी तरह से जो भी बंदे मेरे ग्रुप में हैं उनको डायरेक्ट करके वो स्क्रिप्ट में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो या 3 गोष्टींचा मला त्या एक्सरसाइज मध्ये जेव्हा पत्ता लागला किंवा कळल्या त्या गोष्टी की मला इतरांपेक्षा चांगलं सुचू शकतं, जे सुचलेलं आहे ते चांगलं लिहिता येऊ शकतं आणि जे लिहिलेलं आहे ते चांगलं दिग्दर्शित करता येऊ शकतं, तो मुझे उसका चस्का लग गया। और उसके बाद से मैं निरंतर आज तक रंगभूमि से निगडित हूँ। आज भी मैं मुंबई विद्यापीठ का जो एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स है, जो नाट्य शास्त्र विभाग है, उसका मैं संचालक हूँ 2019 से लेके आज तक, और आगे भी उसका काम करता रहूंगा। मैंने आज तक 75 वन एक्ट्स लिखे हैं, एकांक लिखे हैं, 18 फुल लेंथ नाटक लिखे हैं, जिसमें से 6 प्रोफेशनल तौर पे रंगमंचित हुए हैं और 5 पटकथाएं लिखी है, जिसमें से 4 की अभी फिल्में आ चुकी है। उसमें से 2 फिल्में मैंने खुद डायरेक्ट की थी, 3 फिल्में, और एक प्रवास निरंतर मेरा चल रहा है। उसके बीच में जैसे अभी मुझे मेरे बारे में बताया गया कि एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ। अगर क्रोनोलॉजी लगाए तो मैं खुद को एक राइटर मानता हूँ, उसके बाद एक डायरेक्टर मानता हूँ, उसके बाद एक टीचर मानता हूँ, और उसके बाद मैं एक्टर हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक्टिंग इज अ क्राफ्ट वर्क। जो इन तीनों ने बनाया है वो सिर्फ वो क्राफ्ट वर्क करता है, ऐसा मुझे लगता है। उसमें सृजनता नहीं है, सृजनता इन तीनों में है। जैसे कि एक वन लाइन दिमाग में आती है तो वहीं से सृजन शुरू हो जाता है, वहीं से क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। एक्टिंग इज नॉट ए क्रिएटिव बिजनेस, वो क्राफ्ट बिजनेस है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं मेरी प्रायोरिटी में एक्टिंग कभी नहीं रहता। हाँ, कि जो काम किया है वो स्क्रीन पे दिखता है, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है, ऑडियंस को ऐसे लगता है कि इसने मतलब ये एक्टिंग करता है, कभी क्राइम पेट्रोल में हो या कभी उरी में। उरी का तो मेरा दायित्व कुछ भी नहीं, मेरे चेहरे का दायित्व है कि जो मनोहर भाई जैसे दिखते थे अपने एक्स डिफेंस मिनिस्टर, जो कि मूवी नहीं है, उनके जैसा थोड़ा बहुत छोटा दिखता है, इसलिए वो रोल मुझ में मतलब मेरे पास आया।
और वो सुपर डुपर हिट फिल्म तो अच्छी ही थी, तो सुपर डुपर हिट बनने ही वाली थी। इसके एक्टिंग से ये हो जाता है कि अपना चेहरा करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और उसके बाद अपना काम पहुंचाने के लिए हमें एक डायस मिल जाता है। नहीं तो राइटर्स को डायस मिलते मिलते उसे 75 साल गुजरने पड़ते हैं शायद। तो ये मेरा प्रवास है, इसमें मैं कोचिंग भी करता हूँ, टीचिंग भी देता हूँ और निरंतर आज तक मैंने एक्टिंग के वर्कशॉप्स लिए हैं, डायरेक्शन के लिए हैं, शॉर्ट फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप भी लेता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने मैं लोगों के पास मेरा नैरेटिव एक विचारधारा को लेकर मैं आज तक काम करता आया हूँ। मतलब वो तो मैं 1982 से लेकर मैं एक विचारधारा को फॉलो करता हूँ, उसको लेकर काम करता हूँ। तो अब मेरे पास अगर कुछ लिखने की कैपेसिटी है और मैं कुछ डायरेक्ट भी करता हूँ, तो मैं मेरी मतलब विचारधारा का प्रोपेगेंडा नहीं, लेकिन वो नैरेटिव लेकर मैं काम करता हूँ और वो मैं आज तक करता आया हूँ। अब जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी तो मैं मेरे विचार आपके सामने रखूंगा। ये मेरा संक्षिप्त रूप से बायोडाटा नहीं कह सकता जो मैं मेरे बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे होता ना कि मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से कैसे करूँ। तो मैंने आज तक का जो ये मैंने ब्यौरा आपको बता दिया। थैंक यू। योगेश जी, मैं आपका संकोच समझता हूँ, लेकिन आपसे सुनकर के एक बहुत सूक्ष्म बात मेरे ध्यान में आई जो मैं आपके सबके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम और हमारा व्यक्तित्व बाहर की दुनिया से इतना ज्यादा प्रभावित है कि हमारी अंतरंगता को हम भूल जाते हैं। योगेश जी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और स्टार्टिंग पॉइंट जो बताया वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का आभास हुआ, बाद में विश्वास हुआ कि मैं लिख सकता हूं और लिख करके उसको अभिव्यक्त कर सकता हूं और करवा सकता हूं। ये जो क्षमता उन्होंने अपने आप में पहचानी और पहचान करके उसके मुताबिक प्रोएक्टिव होकर के उन्होंने काम करना शुरू किया, ये आज की जनरेशन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कई बार हम पहचान नहीं पाते, आउटर इन्फ्लुएंस है, कई बार पहचान लेते हैं तो संकोच से उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाते और प्रोएक्टिवनेस की कमी है, क्योंकि हमको सदैव ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारा प्रश्न गलत हो जाए। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ा है जिसके पास कुतूहल नाम की चीज होती है। प्रश्न जिसके पास है उसी का विकास होता है जीवन में। और एक राइटर जो है स्वयं से प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर देता है, और वो आपके हृदय को जब कनेक्ट होता है तब जाकर के एक संवाद स्थापित होता है, जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं और इफेक्टिव डिलीवरी एंड एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। अतुल जी, आप पर आते हैं, आपके विषय में थोड़ा जानना चाहेंगे। जब मैं योगेश जी की यात्रा के बारे में सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि कई बिंदु ऐसा जो मेरे साथ भी वैसे ही घटित हुए। मैं छात्र नेता था, मेरा तो कला साहित्य क्षेत्र से कुछ भी लेना नहीं था, पर इत्तेफाक से जिस साल में चुनाव हार गया तो मेरे पास बहुत समय था, और क्योंकि नेता को बड़ी आदत रहती है लाइमलाइट में रहने की, तो मैं जिस कॉलेज में था वहाँ रंगमंच और इस तरह की गतिविधियां चलती थी तो मारधाड़ वाला कॉलेज था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अलग करने से एक अलग सी पहचान बनी। तो हम 7-8 दोस्त थे, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसमें हमने नाटक करने शुरू किया हम नाम से। तो वो मेरा पहला रंगमंच से परिचय था। हमारे एक मित्र थे बाबुल, वो लिखते थे, डायरेक्ट करते थे, लिखते कहते वो लिखवाते थे। हम लोगों ने पहला नाटक जो लिखा था वो ऐसा लिखा था कि हमने अपने अपने किरदार तय कर लिए थे और वो किरदार उन परिस्थितियों में क्या कहेगा क्या करेगा हम वो बोलते थे। और एक हमारे मित्र थे मनोज हसीना जी, वो उसको लिखते थे संवाद के रूप। फिर बाद में हम वही नाटक करते थे। तो खैर, जैसे मैंने बताया, चुनाव हार गया था तो इस क्षेत्र में आया, और अगली बार जब चुनाव जीत गया तो मैं बाहर निकल गया इस सब चीजों से। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी रहा। तो वो एक लंबी प्रक्रिया चलती रही। वापसी मेरा टेलीविजन में आना हुआ छात्र जीवन से। एक कंपनी थी बैक फिल्म्स, उसमें मैंने ज्वाइन किया, और एक जो खून लगा था मुझको कि
आप कुछ अलग करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और वो आत्मविश्वास क्योंकि आया था नाटक करने के बाद, क्योंकि मुझे मानना है कि जब आप समूह में काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर होता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, जो देख कर कि कम्युनिकेशन करना एक सबसे बड़ी चीज है। तो मैं फॉर्चुनेट रहा, मैंने सीखा कुछ नहीं लेकिन मैंने किया सब कुछ। मैं टेलीविजन में रहा, मैंने लंबे समय डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। मैं जब प्रोफेशनल फील्ड में आया तो मेरा मुंबई में निदा फाजली साहब उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुए, उनसे मिलना हुआ। टॉम ऑल्टर साहब के साथ मिलना हुआ था। एज ए प्रोड्यूसर जब मैंने काम करना शुरू किया, अदबी कॉकटेल बनाया मैंने, तो उस दौर में मैं जितने लोगों से मिला, मैंने हर उस आदमी से सीखा। मैं जॉनी वॉकर साहब से मिला, मैं जगदीप साहब से मिला, मैं टुनटुन एक एक्ट्रेस थी अपने जमाने की बहुत प्रसिद्ध, उनसे मिला। कई राइटर्स, जावेद सिद्दीकी साहब, हसन कमाल साहब, नौशाद साहब। जिंदगी को देखने का नजरिया, जिंदगी को जीने का तरीका जितना मैंने उन लोगों से सीखा, तो आज मैं अपने आप को कहीं देखता हूँ कि वक्त के साथ जब मैंने आगे समय बिताया, उम्र बढ़ी, लेकिन ज्ञान क्योंकि अथाह है हमारे यहाँ, आप बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं जाता है करने के लिए, तो वो तो है ही, अभी भी आज भी सीख ही रहे हैं, आज भी कर ही रहे हैं। जब आता हूँ योगी जी से मिलना हुआ, नई नई चीजें, अब एक बार मिलते जब परिचय होता तो कुछ जीवन में जो कुछ नया जानने सीखने को मिलता है, तो वो एक सफर शुरू हुआ, चलता रहा। फिर एक मित्र फिल्म बना रहे थे, तो मैं उस समय जर्नलिस्ट था, तो ऐसे ही उनके सेट पर गया, तो उन्होंने कहा यार 2 मिनट एक सीन के अंदर बैठने का है आपको, आप बैठ जाओ। तो मैंने कहा चलो बैठने का है तो क्या दिक्कत है, बैठ जाएंगे। बैठ गए, तो वो पूरे दिन पता नहीं क्या क्या करते रहे, फिर यार एक दिन और आ जाऊं। तो वो भोजपुरी की फिल्म थी, तो मैंने 3-4 दिन गया, मैंने कुछ 5-7 सीन शूट करा लिए, तो पता चला मैं सिनेमा में एक्टर भी बन गया। वो फिल्म थी लव एंड राजनीति, और रवि किशन उसमें हीरो थे, और मैं 3 विलन्स में से एक। तो मैंने कहा चलो ये भी हो गया। अब भोजपुरी की फिल्म थी तो किसी को बता नहीं पाया कभी। भोजपुरी की फिल्म में क्या बताऊंगा, क्या करूंगा, लेकिन आगे चल के फिर एक और फिल्म की मैंने एज एन एक्टर, बंगाल 1947, तो उसमें मेरा एक मुस्लिम कैरेक्टर था, वो भी विलेन वाले कैरेक्टर था। तो उसमें अकेला नहीं था जो आखिर तक नहीं सुधरता, सबको ज्ञान आ जाता है। और 47 फिर अभी एक और फिल्म की, ये सब मित्रों की फिल्में की हैं। तो अभी शायद वो आत्मविश्वास नहीं आया, या वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं घूमा कि बाहर निकल के अभिनेता के तौर पे कैसा हो सकता हूँ, कैसा मेहनत करना चाहिए। लेकिन हाँ, पूरी तौर पे जो मौके मिले उसका फायदा उठाया, देखा। उसमें भी कारण ये था कि सहारा टीवी में जब मैं था, तो कुछ शोज थे जो मैं करता था। मैं टॉम ऑल्टर साहब के साथ चुनावी चाय की चुस्की किया 2014 में, मैं चाय वाला बनता था, वो एंकर थे शो के, और जब वो जनता के साथ बातचीत कर रहे होते तो बीच बीच में मेरा काम था अपनी टांग अड़ाना, और उनको अगर कहीं डिस्कशन लंबा जा रहा है, छोटा जा रहा है, कुछ करने के लिए है, तो सब चीजों को करना। तो ये किया। फिर मैंने शुरुआत में की डॉक्यूमेंट्री फिल्म से की थी, तो बाद में मैंने जिनके साथ काम करना शुरू किया था, निदा फाजली साहब, उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मैं निदा, 2024 में। गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑफिशियल सिलेक्शन भी था। उसके बाद जिस नेता से मैं बड़ा प्रभावित रहा जीवन में, उनके कृतित्व और वक्तव्य से, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी पर मैंने अभी डॉक्यूमेंट्री की है जो वेव्स पर है, वो प्रोड्यूस की है, शत शत अटल के नाम से है, वो अभी दिखाई दे रही। मैं जो कहना चाहता हूँ कि जब आप संघर्ष करते हैं, जब आप अपने जीवन का एक रास्ता तय करते हैं, तो आपके पास काहे बजाय कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं। आज जब मैं योगेश सर को सुन रहा था, तो मुझे लगा कि हम जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे होते हैं, तो सबके पास ये रहता है, वक्त और जरूरत है कि उस मौके का आप कैसे उपयोग करते हैं। सर के पास एक एडिशनल चीज है, क्योंकि वो टीचर भी हैं, तो वो एक लंबा जो पीढ़ियों को गाइड कर सकते हैं, वो उनके पास एक अलग एक नेतृत्व का
वो है। तो ऐसे ही सफर शुरू हुआ, सफर चल भी रहा है। कभी फिल्म बनाने का भी शौक हुआ कि फिल्म भी बनाएंगे, वहां पे भी कुछ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो बताएंगे सफलता है और सफलताएं क्या होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे ये लगा कि मेरे को एक शौक था, मेरे अंदर एक पैशन था इस इंडस्ट्री के प्रति, इस काम के प्रति। तो सफलताएं ना मुझे उत्साहित कर पाई और असफलताएं मुझे रोक दी। मैंने हमेशा आनंद लिया क्योंकि मैंने वो काम किया जिसको मैं करना चाहता था। तो जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं ना, तो उसमें सफलता मायने नहीं रखती। और ये जरूर है कि एक दिन वक्त आता है जब आप उस मुकाम को पाते हैं जो मुकाम आपको चाहिए। बस उसके लिए एक निरंतरता की आवश्यकता होती है। मैंने अपने जीवन से बस यही सीखा है और अपने साथ में जिन लोगों को मैंने सफल लोगों को देखा है, उनके संघर्ष को जाना है, तो मुझे लगा कि उनकी सफलता के पीछे भी उनकी एक निरंतरता थी, उनका पैशन था जो उन्हें उन ऊंचाइयों पर ले गया। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे सपनों में भी कहीं कोई कमी रह गई है तो हो सकता है मेरा वक्त अभी नहीं आया, लेकिन आएगा। अतुल जी से जब मैं अतुल जी की बातें सुन रहा था तो मुझे प्रोफेसर अब्दुल कलाम का एक संदर्भ याद आ गया। जब पहली बार उन्होंने लॉन्च किया था और इट वाज अ बिग फेलियर, और वो फेल को उन्होंने जाके पब्लिकली स्वयं ने एक्सेप्ट किया, और उस फेल के बाद उन्होंने आत्मचिंतन किया। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने अगर कुछ खोया है तो धैर्य, पेशेंस, और कुछ समेटा है तो असंतोष। छोटी छोटी बातें हमको परेशान करती है, छोटे छोटे प्लसेस और माइनसेस हमको तंग करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, अतुल जी ने हमको एक संदेश दिया है सबको कि हमको अगर हमारी हार यदि होती है, उन्होंने कहा कि हार नाम की कोई चीज नहीं है, या तो हम जीतते हैं या हमको अनुभव मिलता है। और वहां से उन्होंने सीखने की प्रक्रिया वापस शुरू की। ये वाकई हम सबके लिए बड़ा प्रेरणास्पद है। अब हम आज के विषय पर आते हैं, और जो आज का कोर सब्जेक्ट है कि फिल्म निर्माण की प्रक्रिया, उसमें क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम चुनौतियों पर सुनना चाहते हैं योगेश जी को, क्योंकि एज ए टीचर वो न केवल आपके शिक्षक है, सबके शिक्षक है, खुद के भी शिक्षक है। तो डेफिनेटली वो खुद का भी अनुभव जो है हमसे शेयर करेंगे कि बतौर फिल्म निर्माण के किन किन चैलेंजेस को आज फेस करना पड़ता है वर्तमान दौर में। मला स्वतःला असं वाटतं, बीइंग अ फिल्म मेकर, म्हणजे माझी सुद्धा जी ओळख करून दिली त्याच्यामध्ये कुठेही हे सांगितलं नाही की मी निर्माता आहे, मी लेखक आहे, मी दिग्दर्शक आहे, मी अभिनय पण करू शकतो। आत्ताच्या माझ्या ज्या 2 फिल्म्स आहेत, माझं भिरभिर नावाची जी एक फिल्म आहे ती, आणि आता मी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवरती एक वेब सिरीज केली, त्याचा पहिला सीझन चित्रीकरण पूर्ण झालेलं आहे आणि त्याचं पोस्ट प्रोडक्शन चालू आहे। मला स्वतःला जवळजवळ एक 2010 पासून जर मी ऍक्च्युअली फिल्म मेकिंग आणि या ह्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर आज माझा स्वतःचा अनुभव मला असं सांगतो की मला ज्या अडचणी येतात किंवा ज्याला आपण चुनौतियां हम कह सकते हैं, वो ये है कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है वो बेचा कैसे जाए, इसके बारे में मैं खुद बहुत अनएक्सपीरियंस्ड हूँ। इसका मुझे पता ही नहीं, इसलिए ऐसा हुआ है कि जी मराठी फिल्म शेवटची मी केली आहे माझं भिरभिर नावाची, ती एका अर्थी जे पूर्वी जसं म्हणायचं तसं आता ती डब्यात पडून आहे, तिला हेच नाही जात आहे। सो माझा स्वतःचा हा चॅलेंज आहे की म्हणजे जर एक निर्मिती प्रक्रिया आपण पूर्ण केली तर सगळ्यांना, फिल्म मेकर्सना बऱ्याचदा, म्हणजे विशेषतः तरुणांना, जे माझा एक्सपिरियन्स आहे तो मी शेअर करतो, असं वाटतं की फिल्म शूट करून आणि पोस्ट प्रोडक्शन करून झालं की फिल्म मेकिंग संपलं असं खूप जणांना वाटतं। अगदी आपल्या आजूबाजूला जे आपल्या
फिल्म मेकिंग कडे बघत असतात, मग ते आपले नातेवाईक असतील, आपले मित्र असतील, ते सगळे असतील, त्यांना सगळ्यांना असं वाटतं की इथपर्यंत झालं म्हणजे सिनेमा संपला. रादर खूप जणांना तर शूटिंग पूर्ण झालं की सिनेमा झाला असंच वाटतं. त्याच्या पुढे त्याच्या दुप्पट वेळ घेणारं पोस्ट प्रोडक्शन असतं हे कोणाला माहित नाही, किंवा बजेट वाईज सुद्धा ते दुपटीने पैसे घेतं पोस्ट प्रोडक्शन मध्ये. आणि त्याच्या पुढची सगळ्यात खडतर मार्ग असतो तो म्हणजे ती फिल्म लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी त्याचं डिस्ट्रीब्युशन असेल, त्याचं प्रमोशन असेल, ती विकली जाणं. सो मला स्वतःला आत्ता जेव्हा आपण एका क्रिएटिव्ह प्रोसेस मधनं जात असतो त्यावेळेला फिल्म मेकिंग मध्ये पहिला चॅलेंज असतो तो म्हणजे आपल्याला आपण ठरवणं गरजेचं असतं आपल्याला व्हायचंय काय. म्हणजे आता माझ्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स या डिपार्टमेंट मधले जे विद्यार्थी येतात त्याच्यामध्ये आम्ही जे कॅटेगरीज करतो त्याच्यामध्ये 80% ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन ओनली इन एक्टिंग. और अभी एक्टिंग की बात ऐसी है कि इमीडिएट अगर पैसे मिलते हैं किसी प्लेटफॉर्म में वो है सीरियल प्लेटफॉर्म. फिल्म मेकिंग थिएटर में तो इतने पैसे ही नहीं मिलते कि हम अपना घर चला सकें. ये एक सीधी बात, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ. तो पैसे इमीडिएट मिलते हैं तो किसी सीरियल मीडिया में या सीरियल में आप काम करने लगते हो तो उसमें पैसा मिलता है. उसके बाद वेब सीरीज है कि जहां 100 ऑफ ऑप्शंस है. उसके बाद फिल्में आती है. लेकिन और भी सब ऑप्शंस है जैसे कि डबिंग हम कर सकते हैं, नरेशन हम कर सकते हैं, इस तरह के और भी एक एक्टर के लिए ऑप्शंस होते हैं. तो 80% ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. उसके बाद वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं. अब ऐसा होता है ना स्ट्रगलिंग पीरियड में किसी भी तरह उस प्रोसेस में जुड़े रहने के लिए जो एक्टिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं वो असिस्टेंटशिप करने शुरू करते हैं या किसी प्रोडक्शन हाउस में असिस्टेंट मतलब प्रोडक्शन का काम करने लगता है. तो मुझे ये कहना है कि ऐसा मत करो. अगर आप प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हो तो ही प्रोडक्शन में जाओ. अगर आप एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो स्ट्रगल एक्टिंग में ही करो. अगर आप डायरेक्शन करना चाहते हो तो असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, उसके बाद डायरेक्टर बनने की कोशिश करो. या अपनी जो भी स्क्रिप्ट्स है, जो कंटेंट आपके पास है उसके बारे में लिखो, किसी राइटर के पास जाओ, अच्छा कंटेंट लेके कुछ स्क्रीन प्ले वगैरह लिख के लो और शॉर्ट फिल्म से लेके अपनी प्रोसेस शुरू करो जो भी डायरेक्शन में कुछ करियर करना चाहते हो. लेकिन इसको मिक्स मत करो. ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है और आगे जाकर अपने को करियर करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फोकस्ड रहने चाहिए. जैसे मैं तो मतलब पिछले 25 साल में मैं फोकस्ड ही नहीं था मुझे करना क्या. इसलिए ना मैं अच्छी फिल्में मतलब ये अभी मुझे लगता है कि 4 फिल्मों में मतलब मेरा खुद का ट्रेनिंग हो गया. मैंने पहली फिल्म मराठी में अचानक नाम से की थी जिसको प्रोड्यूसर वगैरह मिला था लेकिन वो अच्छी चली नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही मतलब पहिल्या स्टेजचा डायरेक्टर ज्या पद्धतीने फिल्म करतो त्या पद्धतीने केली. माझ्याच अचानक नावाच्या नाटकावरून आम्ही ती फिल्म केली आणि जेव्हा मी ते फायनल प्रोडक्ट पाहिलं डबिंग आणि हे सगळं कम्प्लीट झाल्यानंतर तेव्हा आम्हाला असं वाटलं की अरे मी फक्त 3 कॅमेरा सेटअप मध्ये एक नाटकच शूट केलं. त्याच्यामध्ये स्क्रीन प्लेच नाही, पटकथाच नाही. हे माझं मी शिकलो आणि मग मला जाणवलं की माझ्या या शिक्षणासाठी मी दुसऱ्याचे कोणाचे तरी 50 लाख रुपये घालवलेले. तेव्हा 50 लाख मी जेव्हा फिल्म ती बनवली 2007-08 ला मी ती फिल्म बनवलेली होती आणि त्याच्यामध्ये त्यावेळेचे चांगले स्टार्स होते. म्हणजे मोहन जोशी होते, शरद पक्ष होते, रीमा लागू होत्या, अशा सगळ्या चांगल्या स्टार्स घेऊन आणि ते नाटक खूप गाजलं होतं माझं. अचानक मध्ये नागपूरला सुद्धा राज्यनाट्य स्पर्धेत 2दा-3दा ते झालेलं आहे. नाटक खूप चांगलं होतं आणि त्यावेळेला ज्यांनी माझं नाटक पाहिलं होतं त्या सगळ्यांनी त्यावेळेला मला सांगितलं. मग ते म्हणलो की नाटकाचा प्रेक्षक ज्यावेळेला तुम्हाला हे सांगतो की अरे हा तर सेम आम्ही सिनेमा पाहिल्यासारखं वाटतंय त्यावेळेला आपण हे डोक्यात ठेवलं पाहिजे की तो नाटकाचा प्रेक्षक आहे आणि त्यांनी नाटक पाहिलेलं आहे, त्यांनी त्याचा सिनेमा नाही पाहिला. आणि त्या मला मिळालेल्या शाबासकीवर जर मी सिनेमा केला तर तो जसा अचानक बनला माझ्याकडनं आणि ते तर माझं पहिलं व्हेंचर होतं की मी जसंच्या जसं नाटकाचं स्क्रिप्ट घेतलं त्याच्या पहिल्या सीनचा जसंच्या तसं फक्त मी त्याच्यामध्ये कॅमेरा अँगल कसा असावा एक दिग्दर्शक म्हणून त्याच्यात तेवढेच फक्त बदल केले
आणि एक उपकथानक त्याला लावलं, काहीतरी आउटडोर दिसलं पाहिजे म्हणून. म्हणजे माझ्या स्वतःच्याच काही कन्सेप्ट स्क्रीन प्ले रायटिंग मधल्या त्याच्यात बदलत गेल्या. त्याच्यानंतर मी एक फिल्म केली दांडगी मुलं नावाची. त्याच्यामध्ये एक बदल असा झाला की ती माझी ओरिजिनल एक कथा होती, दांडगी मुलं असंच त्याचं नाव होतं. आणि त्या कथेवरनं ज्यावेळेला म्हणजे माझ्याकडे नाटक या फॉर्म मध्ये माझं स्वतःचं काही लिहिलेलं नव्हतं. एक लेखकाचं असं होतं ना की तो त्याच्या कन्सेप्टला भयंकर चिकटून बसतो. मला नेहमी इथे जे जे कोणी मग शॉर्ट फिल्म रायटर असतील, कंटेंट रायटर असतील, स्क्रीन प्ले रायटर असतील, अशा सगळ्यांना सांगायचे की आपल्यामध्ये एक आपल्यातला क्रिटिक्स जिवंत राहायला पाहिजे. हे सगळ्यात मोठं प्रशिक्षण आहे की तुम्हाला स्वतःला क्रिटिसाइज करणारा एक जण तुमच्या शेजारी पाहिजे, जो मित्र नाही तुम्ही स्वतःच पाहिजे. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या कलाकृतीच्या भयंकर प्रेमात पडलेलो असतो आणि आपण ते सोडायला तयार नसतो. ते सोडता आलं पाहिजे हे माझ्या दुसऱ्याच वेंचर मध्ये मला लक्षात आलं. आणि मग त्या दांडगी मुलाचा स्क्रीन प्ले बरा लिहिला गेला. तो एका स्टोरीवरनं असल्यामुळे मला त्याच्यामध्ये मी त्याच्या संवादांमध्ये आणि त्याचं जे क्राफ्टवर्क असतं, जे नाटकामध्ये आपण क्राफ्टवर्क करतो, प्रत्येक सीन मध्ये आपलं एक क्राफ्टिंग आपण करून ठेवलेलं असतं, ते काहीही नव्हतं. एक सरळ धोप कथा होती, त्या कथेचा मला स्क्रीन प्ले करता आला आणि ती फिल्म अचानक पेक्षा बरी झाली. तिसरी फिल्म मी केली माझं भिरभिर. त्याच्यात असं झालं की एका दुसऱ्या माणसाची कन्सेप्ट होती. ती कन्सेप्ट त्याच्या बरोबरच्या डिस्कशन मध्ये वन लाईन मधून एक 10 ओळीची 3-4 पॅरेग्राफची आम्ही स्टोरी लाईन तयार केली आणि मग त्याचा स्क्रीन प्ले लिहिला गेला. आणि म्हणजे जो आगाऊपणा आपल्या स्वतः एक प्ले राईट असताना माझा स्वतःच होता की मी दुसऱ्यांदा कधी लिहित नाही वगैरे वगैरे असं होतं का. एक असं झालेलं असताना आपण 60 हे सगळ्यांना कळतंय मी मराठीत बोलतोय म्हणून, नसेल तर हात वर्गाना पुन्हा एकदा हिंदीत सांगा म्हणून. काय मराठी, धन्यवाद. तर त्याच्यामध्ये आपण आपल्यातच इतके हे पडलेलो असतो की 75 एकांकिका लिहिल्यानंतर असं झालेलं की ते इतक्या वेगळ्या वेगळ्या विषयावर लिहिलेलं होतं आणि मी त्याचं सेकंड व्हर्जन केलं. एकदा एक टाकी लिहून काढलं की मग परत त्याच्याकडं बघायचं नाही, मग डायरेक्ट परफॉर्मन्सेसच लोक करायचं. याच्या बाबतीत असं झालं माझं वीरवीरच्या बाबतीत की त्याची 3 व्हर्जन्स माझी मीच केली. म्हणजे जे मी म्हणतो ना की आपली शिकण्याची प्रोसेस ही सतत चालू राहिली पाहिजे. कारण आपण 100% परफेक्ट आपल्या मृत्यूपर्यंत, कलाकाराच्याही मृत्यूपर्यंत आणि स्वतःच्याही मृत्यूपर्यंत, कलाकार कदाचित आधी मरू शकतो, तर त्यामुळे आपल्या मृत्यूपर्यंत आपली शिकण्याची प्रोसेस कधीच संपत नाही असं मला वाटतं, बिंग क्रिएटिव्ह आर्टिस्ट. सो लेखक म्हणून मला असं वाटलं की 3-4 व्हर्जन माझ्याकडनं लिहिल्यानंतर मी एक 2 शॉर्ट फिल्म केल्या. कारण जेव्हा तुमच्याकडे निर्माता येत नसतो आणि तुम्हाला काहीतरी करायचं असतं, ही सगळ्यात मोठी चुनौती आहे असं आपण कह सकते हैं की करायचं तर आहे आणि आपल्याकडे ना प्रोड्युसर आहे ना हे आहे. तर मला असं वाटतं आपल्या फर्स्ट स्टेजला आपण लघुपट हे माध्यम आपल्या हातात घेतलं पाहिजे, शॉर्ट फिल्म हे माध्यम आपल्या हातात घेतलं पाहिजे. आणि त्यावर मी मॅक्झिमम गेली 5 वर्ष काम करतोय इतरांबरोबर आणि स्वतःवर सुद्धा. त्याच्यामध्ये आपल्याला, कारण ते एक सिनेमा मेकिंगचं स्मॉल व्हर्जन आहे असं म्हणून, त्याची सगळी प्रोसेस तुमच्या सिनेमा सारखीच तुम्हाला करावी लागते, फिल्म मेकिंग सारखीच कम्प्लीट प्रोसेस आहे. फक्त की तुमच्या खिशाला और तुमच्या ग्रुपला परवडेल आणि तुम्ही ती करू शकाल आणि शिवाय तुम्ही प्रशिक्षित होऊ शकाल अशा पद्धतीने ती प्रोसेस असल्यामुळं मला असं वाटतं की आपल्या पहिल्या स्टेजला आपण शॉर्ट फिल्म मेकिंग सुरू केलं पाहिजे की तुम्हाला स्क्रीन प्ले रायटिंग पासून ते फिल्म मेकिंग पर्यंत आणि पोस्ट प्रोडक्शन पर्यंतच्या सगळ्या प्रोसेसेस हे करू शकता. आत्ताच्या ह्याच्यानुसार आपल्याला अजूनही शॉर्ट फिल्मला म्हणावं तसं मार्केट नाही. म्हणजे कित्येकदा एखादा माणसाकडे आपण जेव्हा जातो त्यावेळेला बऱ्याचदा ते स्पॉन्सरशिप या स्वरूपामध्ये आपल्याला फंडिंग करावं लागतं. कोणीही त्या फिल्मला विकत घेऊन त्याच्यावरती काही धुरंधर सारखे करोडो रुपये मिळवेल असं असू शकत नाही. शॉर्ट फिल्मला कदाचित अजून एक 10 वर्षानंतर 3-4 शॉर्ट फिल्म मेकर एकत्र येतील आणि असा एक शो तयार होईल की त्यांच्या 3 शॉर्ट फिल्म्स जर सगळ्या मिळून 1.5 तासाच्या आहेत आणि त्या थिएटरवर चालल्या आहेत असंही होऊ शकेल कदाचित. तोपर्यंत आपल्याला वाट पाहायला लागेल, आपण सगळे त्याचे पायोनियर्स आहेत असं समजूया. पण मला असं वाटतं की माझ्यासाठी अजूनही आजही फिल्म मेकिंग मधली सगळ्यात मोठं आव्हान जे वाटतं ते सिनेमा विकणं हे मला साध्य झालं नाही किंवा
त्याच्या किल्ल्या मला सापडत नाही. म्हणजे माझेच कॉन्टेम्पररी जेव्हा सांगतात की माझी ज्योती देशपांडेंबरोबर, ज्योती देशपांडे एक मोठं नाव आहे आता निर्मिती क्षेत्रामध्ये, जिओ स्टुडिओच्या याच्यामध्ये, की त्यांच्याबरोबर अपॉइंटमेंट आहे आणि आता त्यांना मी पिचिंग करतोय. तर मला म्हणजे असं मी आश्चर्याने, जगातलं आश्चर्य असल्यासारखं यांच्याकडे बघतो की यांना मार्ग मिळतात कुठनं, हे जातात कसे. कारण या सगळ्या ठिकाणी मी मेल्स टाकलेले आहेत, मी त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मधून भेटायचा प्रयत्न, पण मला अजून तो मार्ग मिळाला नाही. कदाचित तो मला एक पुढच्या स्टेज मधला हा स्ट्रगलिंग पिरियड असं वाटतं. पण सिनेमा मेकिंग मधला आपण निर्मात्याला काय याला तोंड द्यावं लागतं, ते मी निर्माता नसल्यामुळे मी त्याचे अनुभव सांगू शकत नाही. पण एक फिल्म मेकरला जो स्वतः काहीतरी एक आपला स्वतःचा ग्रुप करून आपला कंटेंट फिल्म मेकिंग करून लोकांपुढे आणू इच्छितोय, त्याच्यासाठीचा मला स्वतःला वाटत असलेला सगळ्यात मोठा चॅलेंज हा आहे की त्याच्यातल्या निर्मिती प्रक्रियामधली जी शेवटची स्टेज आहे आणि जी सगळ्यात महत्वाची असते, असं मला वाटतं की ती फिल्म विकली जा. म्हणजे जसं डॉक्युमेंटरी मेकिंग मध्ये आपल्याला असं करता येऊ शकतं की आपल्याला कुणीतरी अपॉइंट करू शकतं की आमच्या या प्रोडक्टवर, आमच्या या प्रोजेक्टवरती तुम्ही डॉक्युमेंटरी करा आणि मग त्याचं फंडिंग बिंडिंग हे सगळं होऊ शकतं. त्यामुळे त्या प्रक्रियेतनं आपण जाऊ शकतो. परंतु अजूनही प्रोड्युसर शोधणं, तो शोधण्यासाठी काय पद्धतीने लोकांपर्यंत जायचं आहे, कशा पद्धतीने, त्याची बाकीची तयारी माझ्याकडे पूर्ण आहे. माझा कंटेंट आपल्याला चांगल्या पद्धतीने पिच करता येऊ शकतो, कंटेंट खूप चांगला आहे. परंतु मला त्या डिस्ट्रीब्युटर्स आणि प्रेझेंटर्स आणि प्रोड्युसर्सच्या चेन पर्यंत, किंवा ती चेन मला अजून ब्रेकिंग द सेन्स चांगल्या आहे सांगतोय की मला तिथपर्यंत पोहोचता आलेलं नाही. तर बीइंग अ फिल्म मेकर माझ्यापुरता तो सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे असं मला वाटतं. पण आपण करत राहायचं असं वाटतं. त्यामुळे नेक्स्ट माझ्या याच्यामध्ये मी शॉर्ट फिल्म मेकिंग आणि त्याच्याबद्दल बोलीन. आता मला स्वतःला प्रोड्युसर म्हणून असं स्वतःला वाटतं. योगेश जी, इसका मतलब ये है कि क्रिएशन और कमर्शियल दोनों लगभग एक साथ नहीं जाते या नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, मुझे नहीं पता चला कि कैसे जाना चाहिए, ऐसा मुझे क्योंकि अल्टीमेटली जहाँ कॉमर्स नहीं है वहां पर चीजें बनेगी और डब्बे में रह जाएगी, लोगों तक पहुंचेगी नहीं. ऐसा आपने स्वयं ने कहा कि आपकी कुछ चीजें बनी, अच्छी बनी, लेकिन वो आगे तक नहीं पहुंच पाई बिकॉज उसमें कॉमर्स का, कमर्शियल एंगल का या बेचने का अभाव था, उसको मार्केट नहीं मिल सका. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय में. लेकिन इसके लिए अभी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, ऐसा मुझे लगता है, जिसे हम मतलब YouTube कह सकते हैं या इंस्टा कह सकते हैं, कि जहां तुम्हारा क्रिएशन अपने आप अपलोड कर सकते हो और ऑडियंस तक पहुंच सकते हो. फिर भी वो और ज्यादा ऑडियंस तक अपना मतलब वो पेरीफेरी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे डिस्कशन हो सकता है. बहुत बहुत सही आपने आकलन किया. और एक बड़ी सुंदर बात आपने कही कि आपने भीतर का क्रिटिक, क्योंकि सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है आदमी, जो करता है उसको लगता है वो सबसे उन्नत काम कर रहा है संसार में, लेकिन बाद में समझ में आता है कि वो अनुभव जब गिरता है, जब उसके समझ में आता है कि उसने क्या नुकसान कर लिया, खुद का भी और मित्रों का भी, औरों का भी. लेकिन ठीक है, अनुभव से आदमी सीखता है. यही चुनौतियों का जो विषय है, इस पर हम अतुल जी को सुनना चाहेंगे. मुझे क्या लगता है कि जब हम इस फील्ड में आए, तो जैसे योगेश जी ने पहले कहा था कि हम जल्दी अपनी भूमिका तय कर लें, हमें क्या करना है, और फिर अगर उस दिशा में बढ़ेंगे आगे तो फिर सफलता मिलेगी. और एक चीज मान के चलिए, आपको कोई अभिनेता भी नहीं बना सकता, आपको कोई लेखक भी नहीं बना सकता, आपको कोई निर्देशक भी नहीं बना सकता. ये गुण आपके अपने अंदर होता है, जिसको आप खुद डेवलप करते हैं. कोई आपको तराश सकता है, कोई आपको पहचान के, आपके उस गुण को पहचान कर आपको उस दिशा के लिए प्रेरित कर सकता है. मैं थोड़ा सा फॉर्चुनेट अलग अलग किस्म से इसलिए रहा कि मैंने प्रोड्यूसर बनकर भी कोशिश की कि इस इंडस्ट्री के अंदर रहूं. चैलेंजेस वही थे. मैंने 2001 में एक फीचर फिल्म शुरू की, और वो एक चीज और समझ में आई थी उस समय से मेरे को कि ये जो हमारा फिल्म मेकिंग का जो बिजनेस है ना, या जो ये चीजें हैं, इसमें ना इमोशंस सिर्फ पर्दे पे दिखाई देते हैं, आपस में इमोशंस में काम नहीं होते. आप जितनी भावुकता में काम करेंगे ना, उतना ही आपकी पिटाई है.
तो वो जब फिल्म मैंने शुरू की तो मेरे एक दोस्त को निर्देशक बनना था, मेरे पास थोड़े से पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलिए तुमको निर्देशक बना देंगे। और फिल्म हमने शुरू की, उसने हमें एक बजट दिया, हमने पूछा फिल्म क्या बनाओगे, तो उसने कहा दिमाग में है। हम क्योंकि नए थे तो हमने कहा चलो दिमाग में है तो बन जाएगी। फिर जब हम मुंबई पहुंचे फिर हमने थोड़े कमर्शियल लोगों को जोड़ा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर उस फिल्म में आया, तो उसने पूछा कि भाई बजट बनाना है तो फिल्म की स्क्रिप्ट दो या कुछ दो, तो बोला मेरे दिमाग में है। अब वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मेरे को बोला सर इसके दिमाग में है, तो क्या इसके दिमाग में, इसका क्या खर्चा बनेगा, क्या बजट बनेगा। जो चीजों में हमारा मोह था उसके प्रति हमको लगता था हमारा मित्र निर्देशक बन जाए। हमने निदा फाजली साहब को लिखने के लिए हायर किया, म्यूजिक के लिए हमने तौफीक और पीयूष को हायर किया, म्यूजिक गाने वाने बने 3, शंकर महादेवन साहब ने गाए, सुखिंदर जी ने गाए, रेखा भारद्वाज जी ने गाए। कुछ 18-20 लाख रुपए लग गए तो पता चला यार वो जो दिमाग है ना उससे काम नहीं चलेगा जब तक वो कागज में नहीं आएगा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देर ये हो चुकी थी कि चलो क्योंकि कंटेंट का राइट्स हमारे पास थे तो आज 25 सालों तक हमने उसको सहेज के रखा है और हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है। तो इस साल हमारी कंपनी की सिल्वर जुबली है तो हम उसको रिलीज करने का प्लान बना है। तो वेस्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन 25 साल वो एक संघर्ष रहा और 25 साल बाद जैसे जी ने कहा यूट्यूब आ गया, बाकी सारी चीजें आई हैं तो थोड़ी सहूलियत होगी। वो दिखेगा नहीं लेकिन वो दिखेगी, तो एक सेटिस्फेक्शन हमें हुआ कि जो क्रिएशंस हमने की थी वो कहीं दिख रही। तो चैलेंजेस हर जगह। राइटर के तौर पे मैंने एक कहानी किसी को नहीं लिखी, कुछ दिनों बाद पता चला कि उस कहानी पर एक फिल्म बन रही है, तो हमने लगा ये क्या हुआ, क्योंकि हमने वो भी हमारे मित्र थे, हमने उनको कहानी सुनाई थी तो बड़ी पसंद आई थी उनको, कहा था कि भाई मिलके बनाएंगे, तो इंतजार कर रहे थे मिलके बनाने का, पता चला उसको फिल्म बन गई है। अब फिल्म बन गई है तो क्या करें, बड़ा बुरा लगा। सबने कहा ये फिल्म बना ली आपने और कोई दुश्मन होते तो चलो फिर भी समझ में आता है, आप हमको नहीं जानते होते, क्योंकि मैंने जब नीला साहब के साथ डिस्कस किया कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो बोले यार ये राइटर एसोसिएशन वगैरह सब फालतू की चीजें हैं। वो कहेंगे थॉट तो किसी को भी आ सकते हैं, थॉट अलग अलग तरीके के एक जैसे थॉट भी लोगों को आ सकते हैं, जो मैंने सोचा आप भी सोच सकते हैं। तो हमने कहा नहीं भाई हम छोड़ेंगे, कोई निर्णय करे इस बात का कि ये कहानी हमारी नहीं है तो चलेगा। खैर वो लड़ाई लड़ी गई, 2-2.5 साल लगे, उसके बाद क्रेडिट मिला क्योंकि राइटर एसोसिएशन ने फैसला किया कि भाई ये कहानी अतुल गंगवार की है तो आपको उसको क्रेडिट और कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो यार पैसों की लड़ाई नहीं थी, वो क्रेडिट की लड़ाई थी, पहचान की। लेकिन इस अनुभव से ये सीखा कि जब आप राइटर बनना चाहते हैं तो इंडस्ट्री में स्क्रीन राइटर एसोसिएशन है, वर्ल्ड लेवल पे राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका है जहां ऑनलाइन अपने कॉन्सेप्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वहां पे वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर किया हुआ था, कोई स्टोरी रजिस्टर की थी, तो उसका मुझे फायदा हुआ कि जब फैसला हुआ तो उन्होंने वो डेट्स देखी कि कॉन्सेप्ट किसने कब रजिस्टर कराया हुआ है। तो उस असफलता से और उस काम से ये सीखा कि ये अच्छा हो कि अच्छे समय में वो सब रजिस्ट्रेशंस कराए हुए थे, अगर वो नहीं कराए होते तो आपका काम आपका होते हुए भी आपका नहीं। तो अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो ये वाला चैलेंज स्वीकार कीजिए कि पहले अपना कॉन्सेप्ट किसी को भी सुनाने से पहले एक तो मौखिक मत सुनाइए, उसको रजिस्टर कराइए। दूसरा, अगर आप किसी को शेयर भी करें तो मेल पर नहीं, मेल भी एक डॉक्यूमेंट माना जाता है कि आप ये आपने पहली बार ये आपने भेजा, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। तो ये जरूर करें अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं, मतलब जो मैंने अपने अनुभव से सुना। और यही इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। बड़े बड़े यहाँ पे खिलाड़ी हैं जो आपको 2-4 लाख रुपए नहीं देंगे, लेकिन अगर आप उनसे केस जीत जाएंगे तो आपको वो 10-20-50 लाख देकर भी अपनी जान बचाएंगे।
बचाएंगे। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बहुत लोगों के कॉन्सेप्ट, जैसे आजकल आदित्य धर का हम इंटरव्यू सुनते हैं कि उसके कई कहानियों पे फिल्में बन गई, क्योंकि अब आदित्य धर आज धुरंधर बना चुके हैं, तो वो एक नाम है, तो उनकी बात लोग सुनते हैं और वो कहते हैं, तो उसका एक वो रहता है। लेकिन ये एक सहज बात है, हर आदमी ने ये कहीं ना कहीं झेला हुआ है इस इंडस्ट्री में, चोरी चकारी ये झेली हुई। तो मेरे जो अपने अनुभव है वो चीजों को ये कहते हैं कि आपके पास सुविधाएं सारी हैं, और योगेश सर ने भी जैसे कहा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी, मैं 20 साल पहले मेरे पास 20-25 साल पहले मेरे को यूट्यूब और ये सारी चीजें अगर होंगी भी तो नहीं मुझे पता, लेकिन आज है, आप अपना काम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। मेरा अपना अनुभव ये कि जो मेरा सीरियल था अदबी कॉकटेल, जिसने मुझे, जब मैंने बनाया था तब मुझे नुकसान दिया था, क्योंकि जिस कंपनी ने मुझे हायर किया था उस कंपनी ने मेरे को कुछ 10-12 लाख रुपए दिए नहीं, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई थी, वो चैनल ही बंद हो गया। लेकिन कोरोना काल के अंदर वो कंटेंट मेरे पास इत्तेफाक से बचा रह गया था, तो मैंने डिजिटाइज करके उसको अपलोड किया। तो जितना पैसा मैंने उस समय नहीं कमाया था, कोरोना काल में लोग जो भी घर पे बैठे थे, उन्होंने वो इंटरव्यूज देख देख के मुझे उसका दुगना पैसा वापस किया, तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर वो वक्त लगा। तो आप अपनी भूमिका तय करें, आपको जीवन में क्या करना है, उस दिशा में जो अच्छे लोग हैं आप उनसे मिलें, और अच्छे लोगों से मिलने का मेरा अर्थ सिर्फ यही कि आप पहचानें उस व्यक्ति को जो आपको बेलाग बता सके। इस इंडस्ट्री में सच कोई नहीं होता, उनकी कहानियां झूठी हैं, उनकी जिंदगी झूठी है, उनकी बातें झूठी हैं। आपको इस तरीके से बहलाएंगे फुसलाएंगे ना कि आपको लगेगा कि अगले सुपरस्टार आप हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि एक्टर बनने के लिए आपको कितना टाइम देना है। आपने हीरो के रोल से का स्ट्रगल करके आपको कैरेक्टर आर्टिस्ट में आना है, ये अगर कुछ नहीं मिले तो मैं बोमन ईरानी की तो 45-50 साल की उम्र में एक्टर बनूंगा, ऐसा तय करना है। तो कितना लंबा आपको अपना जीवन जीना है एज एन एक्टर, एज एन हीरो, क्योंकि अलग अलग भूमिकाएं होती है ना, अलग अलग लोगों के प्रति जीवन होता है, तो आपको ये तय करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर आप टाइमलाइन तय करेंगे ना हर भूमिका के लिए, तो जीवन में सुखी रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, वक्त के साथ जीवन में ना फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती है। कहना आसान है, मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे को पैशन था। तो सर ने भी कहा ना कि हमारी पीढ़ी में ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हमारी जिंदगी में मोबाइल और ये इंस्टा और फेसबुक बहुत लेट आया है। हमने अपनी जिंदगी दोस्तों के साथ बिताई है, हमने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ बिताया, लड़ते भिड़ते रूठते मनाते, तो जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हमने खुद किए। आज आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपका मोबाइल आपको कभी कोई सही बात बताता नहीं, और कोई जो प्रचलित थ्योरी आपको बता देगा, रिलेशंस आप उससे नहीं एक्सप्लोर कर सकते। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हो मारते हो 50 बार सोचते हैं। हमारी तो मजबूती उसी से हुई थी कि हमारे पिताजी कभी भी, जब तक हम 20-22 साल के हुए तब भी हमें कूट दिया करते थे और हम कुटाई खाते थे। सो जो जिसे कहते हैं, मैं मान के चलता हूँ, जो फिजिकल जो इमोशंस हमने जिए, आप लोगों के पास शायद उतने नहीं है। आप लोगों में पढ़ने की इच्छा नहीं है, आप शॉर्टकट्स में चल रहे हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग शायद पढ़ते हो, और मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में आपको सरवाइव करना है तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको अच्छा साहित्य पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको लिटरेचर पढ़, आप जिंदगी को उससे देखते समझते हो, क्योंकि जो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा है ना, वो फैंटेसी नहीं है, वो उन्होंने जो जिया है वो लिखा है। मैं हमेशा मानता हूँ आप अच्छी फिल्म तब बना पाओगे, उस तरीके की फिल्म आप तब बना पाओगे जब आपने वो देखा जिया होगा। आप इसलिए देखो कि कई सारे जॉनर्स हैं अलग अलग, जो अलग अलग लोगों के साथ एसोसिएट है। करण जौहर एक तरीके की फिल्म बनाते हैं, आदित्य चोपड़ा एक तरीके की फिल्म बनाते हैं, अनुराग बसु अलग तरीके की फिल्म बनाते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब अगर आप आदित्य धर का जॉनर देखो तो एक तरीके का न्यूज एंड करंट अफेयर और हार्ड हिटिंग फिल्मों का उनका जॉनर है। तो ये टीम, ये लोग वो लोग हैं जो स्पेशलाइज करते हैं अपने अपनी न्यूज में। तो मेरा मानना है कि तो पढ़ना जरूर शुरू करें आप,
अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़े, लाइब्रेरी बनाए, जिस विषय में रुचि है उसको पढ़े। आप कॉमेडी करना चाहते हैं तो कॉमेडी की अच्छी कहानियां पढ़ें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे मेकर्स की फिल्में देखें, वो देश की भी हो सकता है। और एक चीज सबसे बड़ी मैं कहना चाहूंगा, अच्छी कहानियां और सफल कहानियां आपके आसपास है। वो आपको इंटरनेशनल सिनेमा नहीं देगा, वो लिटरेचर नहीं देगा, क्योंकि वो अपनी जगह अपने स्थान की बात कर रहे हैं। आप पिछले 10 सालों की सुपरहिट फिल्में उठाकर देखें, उनकी कहानियां, उनकी घटनाएं, उनके किरदार आपके और हमारे आसपास ही होंगे। हो सकता है आपके पास नागपुर में ही ऐसी 10 कहानियां हो जो कल को लोग देखें, क्योंकि अब सिनेमा का क्षेत्र का विस्तार हो गया। ऐसा नहीं है कि नागपुर की कहानी नहीं, बरेली की बर्फी टाइप की फिल्में भी आती हैं और चलती हैं। छोटे छोटे शहरों की, कानपुर, लखनऊ, कभी सोचा था किसी ने कि इन शहरों की कहानियां भी आएंगी? तो मुझे लगता है कि अपनी कहानियां अपने आसपास से ढूंढनी चाहिए, पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस रखने चाहिए और सही आदमी पहचान कर रिश्तों को बनाना बढ़ाना चाहिए। अगर नहीं होगा ऐसा तो फिर आप गलत व्यक्ति के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। हर चीज की रिकवरी है इस इंडस्ट्री में, टाइम की कोई रिकवरी नहीं। जो समय आपने खो दिया वो हमेशा के लिए गया, वो वापस नहीं है। तो वो आपको बहुत तेजी से और जल्दी से समझना चाहिए। फैसिलिटीज बहुत है, मतलब इस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हम लोग नागपुर में बैठे हैं, नागपुर फिल्म फेस्टिवल में इस तरीके के फेस्टिवल्स हो रहे हैं जहां आप अपने कार्य को दिखा सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों से मिल सकते हैं, जो कि एक जमाने में शायद संभव नहीं था। मतलब हम जब बड़े हो रहे थे तो हम शायद इस सब चीजों के लिए तरसते थे, हमें फेस्टिवल्स नहीं मिलते थे, हमें ऐसे टीचर्स नहीं मिलते थे जो अपने अनुभव से कुछ सिखा सके। सो मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि इन सब चीजों का लाभ उठाना चाहिए, देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर हमेशा कहता हूँ कि आसमान की ऊंचाइयां हैं छूने के लिए, आप लक्ष्य करेंगे तो शायद उन ऊंचाइयों पर ना पहुंचे, लेकिन जमीन से बहुत ऊपर दिखाई देंगे। और इतना ही बहुत है हम लोगों को एक जीवन में जीने के लिए। हम लोग क्रिएटर्स हैं, क्रिएटिव लोग हैं। मैं कहता हूँ हम लोग ब्रह्मा है, सृष्टि, हम अपनी दुनिया बनाते हैं, हम अपनी कहानियों में किरदार करते हैं, उनमें जीवन डालते हैं, उनकी एक एक भूमिका तय करते हैं। तो वो जब हम इस जिम्मेदारी वाली चीज पर हैं तो हमें अपनी चीजों का, अपनी सोच का और अपने उद्देश्य का, और उसके साथ हम सोसाइटी को क्या देना चाहते हैं, क्या दे सकते हैं, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं, हम डिस्ट्रक्टर नहीं है। आप किसी चीज को तोड़ने के लिए नहीं पैदा हुए। हम अच्छी चीजों की रचना करेंगे और जो हम अच्छी चीजें बनाएंगे वो सदियों तक रहेंगी। बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं। आज हम जब सुबह उल्लेख कर रहे थे, मैं बता रही थी दादा साहब फाल्के साहब का जिक्र करेंगे 100 साल पहले। उन्होंने शायद नहीं सोचा, लेकिन हम आज भी याद कर रहे हैं ना उनको, उनकी क्रिएशंस को याद कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले 100 साल में लोग आपके भी अच्छे काम को याद करें, लेकिन याद ध्यान रखिएगा, काम वही याद रहेगा जो समाज के लिए, जो देश के लिए उपयोगी हो। जो आप ऐसे हवाबाजी करेंगे, हो सकता है कि उस समय आप कुछ पैसे कमा लें, थोड़ा नाम कमा लें, लेकिन वो फिल्म मेकर्स कहीं नहीं रहते। आज भी गुरुदत्त लोग याद रखते हैं, राज कपूर लोग याद रखते हैं, देवन लोग याद रखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि यही लोग थे। राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, यही लोग थे क्या इंडस्ट्री में? बहुत सारे किरदार रहे, एक्टर्स रहे, एक्ट्रेसेस रहे, डायरेक्टर्स रहे, लेकिन जिसने हल्का काम किया उसे कोई याद नहीं। तो देश के लिए, समाज के लिए जो भी ऐसा चिंतन कीजिए, ऐसा कंटेंट क्रिएट कीजिए। चुनौतियां इस काम में साथ में आती हैं, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो चैलेंजेस है, वो आपको पॉलिश करने के लिए जरूरी है। जितने चैलेंजेस होंगे उतना अच्छा काम आप कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद अतुल जी, कितनी सुंदर बात कही। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो गूगल की इंफॉर्मेशन है उसको हम नॉलेज समझते हैं। यदि उसको सेल्फ प्रोसेस जब तक हम नहीं करते, उन्होंने भी यही कहा कि हमारे आसपास बिखरा पड़ा है सारा ज्ञान लाइव, हम उसमें से चुन सकें, उसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी होती है। चुनौतियां तो बहुत है। आजकल जो फिल्में बनती है उसका बजट, ओरिजिनल कंटेंट, कॉपी, बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं।
लेकिन अब इस विषय के बाद हम थोड़ा सा मुड़ते हैं और आज पॉसिबिलिटीज क्या क्या है उस पर हम आप दोनों से सुनना चाहेंगे, क्योंकि यदि मान लो फेल्योर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो एट द सेम टाइम ये भी पक्का है कि ओटीटी का प्लेटफॉर्म आपको वैश्विक स्तर पर पहुंचा देता है। इसका मतलब आपकी जो सक्सेस रेट है उसके लिए टाइम स्पेन बहुत कम है, इसीलिए आपका क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। एक बार आपको मौका मिला, अगर मौका आप चूक गए, मौका दोबारा कब मिलेगा वो उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो आज पॉसिबिलिटीज क्या क्या है योगेश जी, उस पर आपसे और अतुल जी से हम सुनना चाहेंगे और आपके बाद में फिर हम प्रश्नोत्तर के लिए मंच खोलेंगे। मला स्वतःला शक्यतांच्या बाबतीतलं मी खूप सकारात्मक याच्याकडे पॉझिटिव्हली त्याच्याकडे बघतो ते म्हणजे आज YouTube सारखे असे अनेक चॅनल्स आहेत की ज्याच्यावरती तुम्ही तुमची कलाकृती लोकांपर्यंत सहज नेऊ शकता, पोहोचवू शकता। म्हणजे अगदी आम्ही आता आमचा ग्रुपही हा विचार करतो आहे की आमच्याकडे जवळजवळ एक 7-8 जणांचे मिळून 40 एक शॉर्ट फिल्म्स आहेत। मी आता जरा शॉर्ट फिल्म आणि ते मला आता त्यांच्या पहिल्या स्टेज वरती सगळेजण आहेत, सो आपण शॉर्ट फिल्म मेकिंग बद्दल और रील्स मेकिंग बद्दल वगैरे बोलू। त्याच्यावरती कदाचित अनेक जण थोडं निगेटिव्ह बोलतील, काय मुलं रील्स मध्ये अडकलेली आहेत, मुलं शॉर्ट्स मध्ये अडकलेली आहेत, परंतु त्याच्यात सुद्धा क्रिएटिव्हिटी असते असं मला स्वतःला वाटतं। जर क्रिएटिव्हली ते करायचं ठरवलं तर उगीच आपण कुठेतरी भाजी खरेदी करतोय, ती भाजी कशी आहे याचे जर शॉर्ट लोकांना टाकायला लावले केलं, माझ्या घरात उगवलेलं सूर्यफूल याचं जर शूट केलं, ते तुम्ही कसं करताय आणि कसं प्रेझेंट करताय याच्यामध्ये क्रिएटिव्हिटी आहे असं मला वाटतं। म्हणजे जसं एक काळ असा होता की कोडॅक फिल्म वरती हे करणाऱ्या त्या फोटोग्राफर्सना भयंकर किंमत होती। आपल्या कुठल्याही घरातल्या छोट्या मोठ्या याच्यासाठी फोटोग्राफरला बोलवलं जायचं, किंवा अख्खं कुटुंब कुणाचं तरी मुलाचा वाढदिवस आणि हे असेल तर स्टुडिओ मध्ये जाऊन फोटो काढायचा किंवा आहे। पण जॅपनीज टेक्नॉलॉजी आली आणि हॉटशॉट नावाचा एक छोटासा कॅमेरा की जो कोणीही वापरायला लागलं आणि तेव्हापासून फोटोग्राफी याचे म्हणजे जो तो ज्याचा त्याचा फोटोग्राफर झाला। खरं सांगायचं तर प्रत्येक जण सहजरित्या फोटो काढायला लागला आणि त्याच्यानंतर मोबाईल आणि अँड्रॉइड इथपर्यंत ही टेक्नॉलॉजी प्रगत होत गेली आणि त्याच्यानंतर आपण सगळे आता या देशामध्ये जर 100 कोटी लोक अँड्रॉइड यूज करत असतील, मोबाईल यूज करत असतील, तर त्याच्यातले 80 कोटी फिल्म मेकर्स आहेत असं आपण समजूया की ते फिल्म मेकर्स आहेत। ते काही करतात, शूट करतात आणि ते फिल्म करत असतात किंवा त्यांचं म्हणजे हे एका अर्थी खूप चांगलं आहे की त्यांना दृश्य कसं बघायचं याचं एक कॅमेराच्या मागचं स्वतःच तंत्र अवगत झालेलं आहे, जे कदाचित ते अनुभवाने शिकत जातील। त्याला त्याच्यासाठी पुस्तक वाचावं लागणार नाही, काही नाही, फक्त आधी कोणीतरी चांगलं केलेल्याने त्यांना त्याच्या अनुभवाचं काही शेअरिंग केलं तर कदाचित त्यांना ते शिकतील। पण ते स्वतः बनवणं, स्वतःच असलेल्या आपल्या सॉफ्टवेअर वरती ते एडिट करणं आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी युट्यूब, आपण आता युट्यूबच एक ढोबळमानाने घेऊन या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवणं। सो स्वतः बनवलेली 1 मिनिटाची पासून ते 12 मिनिटापर्यंतची एक फिल्म लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची सगळी प्रक्रिया त्यांच्या हातात आहे, त्याच्या एका हातात आहे की आपण काय बनवतो आहोत हे एकदा त्याच्या डोक्यात झाल्यानंतर विविध दृश्य शूट करून ती एडिट करून शक्य झालं तर म्युझिकच्या सॉफ्टवेअर मध्ये त्याला बॅकग्राऊंड स्कोर देऊन, जे की कॉपीराईट ऍक्टच्या बाहेरचे, हेही आता सगळ्यांना समजायला लागलेलं आहे। म्हणजे 13-14 वर्षाची मुलं सुद्धा कॉपीराईट ऍक्ट मधली म्युझिक पीसेस कुठले आहेत आणि कॉपीराईटच्या बाहेरचे कुठले आहेत हे शोधून काढून बॅकग्राऊंड स्कोर करू शकतात। तितपत त्यांना माहिती इतकी घ्या की नंतर तुमच्या अनुभवाने तुम्ही ज्ञान प्राप्त करा। शूट कसं करायचं आहे याची माहिती आपल्याला मोबाईलचा कॅमेरा ऑन केला की त्याच्यामध्ये त्याच्या असलेले जे काय म्हणतो त्याला असलेले जे ऍडिशनल हे आहेत की झूम कसं करायचं, किती % पर्यंत झूम होतं हे तुम्हाला इथं मिळेल। परंतु सूर्योदय शूट करत असताना मी काय स्पीडनी झूम इन केलं पाहिजे हे तुम्हाला तुमच्या अनुभवाने ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतरच ते चांगलं करू शकता। सूर्योदय मी सुद्धा शूट करीन आणि सूर्योदय समोरचे
जर आता 50 जण असतील तर त्यातले 30 जण आजचा सूर्योदय शूट करतील, पण तो प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनातनं शूट केलेला सूर्योदय असेल. आणि तो शूट केलेला सूर्योदय मी कसा बघावा किंवा मला कसं प्रेक्षकांनी बघावं असं वाटतं, त्याचं प्रत्येकाची थॉट प्रोसेस वेगळी वेगळी असणार. इतकी कॉम्पिटिशन आहे, पण त्या सगळ्यांचा सूर्योदय बघता येऊ शकेल असा एक ऑप्शन ओपन झालेला आहे. आता आपल्या पुढचा हे असं आहे की माझा सूर्योदय जास्तीत जास्त लोकांनी बघावा, यासाठी मी ते कशा पद्धतीने मार्केटिंग केलं पाहिजे. सो ना हे नेटवर्किंगचं हे आहे की तुम्ही किती जणांपर्यंत तुमची कलाकृती पोहोचवू शकता आणि तुम्ही काय कंटेंट लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. अगदी आमच्या इथलं एक छोटं सुद्धा साधा मुलगा होता, माझ्या अकॅडमीमध्ये गेल्या वर्षी पास आउट झाले. खूप स्ट्रगल करत होता, त्याला ऍक्टरच बनायचं होतं. त्यांनी खूप पहिले 6 महिने स्ट्रगल केला. अतिशय छोट्या गावातून आलेला मुलगा होता आणि सतत हे टेन्शन होतं की घरी पैसे पाठवायचे. तो इकडे 2 वर्ष स्कॉलरशिपवर शिकला, त्यामुळे घरच्यांना कुठलंही होतं. विद्यापीठाचं एक खूप चांगलं आहे की स्कॉलरशिपवर आलेल्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह अगदी नॉमिनल रेट्स मध्ये असतं, त्यामुळे त्या तिथं राहता आलं. चेहरा हिरो म्हणावा असं नाही, हे त्याला स्वतःला कळत होतं. म्हणजे त्या बाबतीत तो खूप फोकस होता. मी त्याची गोष्ट सांगतो की आपल्या सगळ्यांना, तुम्हाला मला सगळ्यांना लागू होणार. 6 महिने स्ट्रगल केल्यानंतर, म्हणजे जसं मगाशी अतुलजींनी सांगितलं की एक संधी आणि एक दिवस त्याचा असतो, तसं त्या दिवशी त्यांनी सेल्फी मोडवरती हे टाकला आणि त्याच्या मनात असलेले विचार जवळजवळ 40 मिनिटं रेकॉर्ड केले. ते रात्री त्यांनी परत ऐकले आणि मग त्याला असं जाणवलं की हे 40 मिनिटं कोण बघणार. म्हणजे 2 वर्ष प्रशिक्षण घेतलेलं असल्यामुळं प्रत्यक्षदर्शी कला ही कुणीतरी बघितल्याशिवाय पूर्ण होत नाही. जसं आपण नाटक म्हणतो, नाटक हे प्रयोग सिद्ध कला आहे, तसं फिल्म सुद्धा प्रयोग सिद्ध कला आहे. तिथं बघितलीच नाही तर उपयोग काय, तिला कलेचं पूर्णत्वच येत नाही. तर तसं त्याला ते लक्षात आलं की हे मी माझं म्हणतोय, मला काय माहिती लोक काय विचार करतील. म्हणून त्यांनी त्या 40 मिनिटाच्या त्या याचे 5-5 मिनिटाचे पुन्हा रिशूट केले. आता बघा, पहिला अत्यंत रॉ कंटेंट त्याचा होता जो 40 मिनिटाचा होता. ते 40 मिनिटाचं त्यांनी प्रेक्षक म्हणून पुन्हा जवळजवळ 6 तासांनी किंवा 8 तासांनी स्वतःच शूट केलेलं स्वतःच चित्रीकरण पाहिलं आणि त्याला त्याच्यात परफॉर्मन्स दिसला. म्हणून ज्या वेळेला त्यांनी 5-5 मिनिटाचे 8 एपिसोड्स केले, त्यावेळेला त्यांनी ऍज अ परफॉर्मर ते शूट केले. म्हणजे परफॉर्मर म्हणून शूट करताना त्यांनी नेपथ्याचा, म्हणजे स्वतःच्या जिथं पीजी होता त्या खोलीचाच त्यांनी वापर केला, पण ती खोली आता प्रेझेंटेबल केली. ती एका स्ट्रगलरची खोली वाटावी यासाठी त्याचं त्यांनीच आर्ट डायरेक्शन केलं आणि त्याच त्यांनी त्या पद्धतीने ती कॉट हे केली. जिथे कुठे तो इंडक्शन चुला ठेवलेला होता, तिथं चहा बनवत असेल ती प्रॉपर्टी, स्टेज प्रॉपर्टी, हँड प्रॉपर्टी त्यांनी यूज केली. आणि 5-5 मिनिटाचे स्ट्रगलच्या बाबतीतले त्याचे 6 महिन्याचे त्याचे जे अनुभव होते ते त्यांनी 8 एपिसोड वरती हे केले. त्यातला पहिला एपिसोड त्यांनी युट्यूबवर फ्लोट केला, जो की आमच्या अकॅडमी ऑफ थिएटर आर्ट्सच्या जो एक आमचा ग्रुप आहे, व्हॉट्सअप ग्रुप किंवा जो काही एक स्टुडंट्सचा आणि याचा जो 300-400 स्टुडंट्सचा ग्रुप आहे, त्याच्यावर त्यांनी फ्लोट केलं. मग त्याच्यावरनं त्यांनी काय केलं की त्यांनी युट्यूबवरही त्याच वेळेला फ्लोट केलं आणि ते तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. त्या 300 लोकांपैकी जवळजवळ 280 लोकांचे सेम अनुभव असल्यामुळे ते त्याच्याबरोबर रिलेट झाले आणि ते त्यांनी त्यांच्या 100 लोकांपर्यंत पोहोचवलं. व्हायरल होणं ज्याला आपण म्हणतो तसं केलं आणि बघता बघता त्याचा स्वतःचा युट्यूब चॅनल एस्टॅब्लिश झाला पुढच्या 4 महिन्यामध्ये. मला अजूनही त्यातलं इकॉनॉमिक्स आता मला स्वतःला कळलेलं नाही, पण तो म्हणतो मला चेक केलं जे काय कुठलं ज्यांच्याकडनं येत असेल आणि हे होत असेल आणि त्याला एक त्याची दिशा मिळाली. सो जसं मगाशी अतुलजींनी सांगितलं की तो दिवस त्याचा होता. कधी क्रिएटिव्हिटी मध्ये कुठली गोष्ट म्हणजे कुठली घंटा कधी वाजेल ठाण डोक्यामध्ये आणि काय विषय सांगता येत नाही, पण ते करत असताना त्याचे स्वतःचे, जे आता यांनी सांगितलं की त्याचे स्वतःचे अनुभव होते जे त्यांनी एक्सपिरियन्स केलेले असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एक सत्यता होती आणि ती दुसऱ्याला लगेच पटली, दुसऱ्याला लगेच जाणवली.
म्हणजे आपण कित्येक कुकरी शोध, आता घरातल्या प्रत्येक महिला, म्हणजे आपली मैत्रीण असेल, आपली आई असेल, आपली बहिणी असेल, खूप चांगल्या पद्धतीने बनवतात. आणि त्या आता प्रत्येक जण क्रिएटर झाल्याप्रमाणे कुठला एखादा नवीन पदार्थ बनवत असेल तर तो त्या पद्धतीने स्वतःचे अनुभव शेअर करतो आणि काहीशे लोकांपर्यंत ते पोहोचतं किंवा काही हजार त्याला व्ह्यूज येतात. तर मला असं म्हणायचं की या कंटेंटमध्ये तुमच्या हातात तुमचं फिल्म मेकिंग आहे आणि तुमच्याच हातामध्ये तुमच्या प्रदर्शनाचं प्लॅटफॉर्म सुद्धा आहे, जो म्हणजे युट्यूब और इन्स्टा आहे. सो ते करत असताना आपण त्यातनं इकॉनॉमी सुद्धा जनरेट व्हायला लागली. पण मला असं म्हणायचं की इतरही ऑप्शन्स आहेत की कदाचित युट्यूब वरती दाखवण्यासाठी सुद्धा प्रोड्युसर मिळू शकेल, किंवा कदाचित तुम्ही ज्या पद्धतीने कंटेंट बनवताय तो कंटेंट कुठल्या तरी स्पॉन्सरला इतका आवडेल की त्याच्या प्रॉडक्टच्या जाहिरातीसाठी सुद्धा तो कंटेंट तुमचा यूज करू शकेल आणि तुम्हाला काही हजार आणि हजारानंतर तुम्ही एस्टॅब्लिश झाल्यानंतर लाखापर्यंत तुम्हाला पैसे मिळू शकतात. आणि मग पुन्हा तुम्ही मेन स्ट्रीम पर्यंत जा. पण हळूहळू आता मला स्वतःला जे दिसतंय त्याच्यानुसार एक पॅरलल इंडस्ट्री आपोआप या युट्यूबच्या माध्यमातून मुलांच्या मध्ये तयार व्हायला लागणार आहे की जे मॅक्झिमम यंगस्टर्स जे वेशीवरती दाट ठोठावर उभे राहिले की आम्हालाही यशस्वी व्हायचंय आणि आम्हाला इथे स्ट्रगल करायचंय आणि आम्हाला इथे एस्टॅब्लिश व्हायचंय, त्या सगळ्यांसाठी हा प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे. जसं मागे महाराष्ट्रामध्ये मालेगाव नावाचे गाव माहिती आहे सगळ्यांना, मालेगाव शहर, त्या मालेगाव मध्ये स्वतःची गावाची एक फिल्म इंडस्ट्री झालेली होती. मालेगाव के शोले नावाचा सिनेमा बघितला का त्यांनी? आपला शोले पिक्चर काढला होता. आपला वीरू होता, आपला जय होता, गब्बर, त्यांच्यासारखे अजिबात नव्हते. पण त्यांचे स्वतःच्या व्हिडिओ पार्लर्स मध्ये या फिल्म चालत होत्या, कारण त्यांनी उलटा प्रवास केला. त्यांनी फिल्म हे चूक का बरोबर हा पुन्हा डिबेटचा आहे मी, पण त्यांनी आधी स्वतःचा प्रेक्षक वर्ग तयार केला जो की हे बघत बसायचा. जसं आपल्याकडे आज तुम्ही कदाचित दादा कोंडके यांचे मराठी सिनेमे पाहिले तर तुम्हाला ते खूप पांचट, पाचकट आणि असे वाटतील. पण दादा कोंडकेंचे सलग 10 सिनेमे हे सुपर डुपर हिट होते. जेव्हा की आज सबंध सिनेमा धंदा हा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, त्याच्या पुढचा शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आणि सुपर डुपर असेल तर त्याच्या पुढचा शुक्रवार, शनिवार, रविवार. याच्यामध्ये मल्टिप्लेक्स मध्ये किती पद्धतीने किती मल्टिप्लेक्स मध्ये चालतो, याच्यात या 3 आठवड्यामधल्या 9 दिवसांमध्ये अख्खा धंदा सामावलेला आहे. जेव्हा की पूर्वी ह्याच्यामध्ये मला माहिती आहे, अतुलजींना माहिती आहे की 25 आठवडे चालणं, याला सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली असे त्याचे हे असायचे. शोले बिले तर काय तो दिलवाले दुल्हनिया तर 5 वर्ष चालला होता. आता हा सगळ्यांना, म्हणजे माझ्या मुलाला हे सांगितलं तर त्याला वेडेपणा वाटेल की एका थिएटरला 5 वर्ष एकाच सिनेमाचं पोस्टर आहे आणि लोक बघतायत. पण तेव्हा ते होतं कारण तेव्हा ऑप्शन्स खूप कमी होते. तर अशा पद्धतीने आता तसं राहिलेलंच नाहीये. तेव्हा दादा कोंडकेंचे सिनेमे हे केवळ त्यांनी प्रेक्षक वर्ग तयार केला, त्यांनी एक फोकस्ड प्रेक्षक वर्ग आपला ठेवला की मला ग्रामीण ह्याच्यामधला किंवा अशा पद्धतीचे विनोद आवडू शकेल असाच प्रेक्षक वर्ग किंवा अशा प्रेक्षकांसाठी मी सिनेमा करतोय. आणि तो धोधो चालला. त्यांच्या प्रत्येक सिनेमाला सेन्सॉरला त्यांना भांडावं लागत होतं, द्वैअर्थी संवाद आहेत म्हणून, आणि ते भांडत होते आणि सेन्सॉर मधून तो सिनेमा बाहेर काढत होते. वेगळ्या दरवेळेला ते डिबेट करायचे. सो अशा पद्धतीने आपल्यालाही आपला प्रेक्षक वर्ग कोण असणार आहे. मग मी तरुणांसाठी करणार आहे की मी लहान मुलांसाठी करणार आहे की मी महिला वर्गासाठी करणार आहे, किंवा मी ओव्हरऑल जसं आता म्हणतो पेट्रिऑटिझम हा सुद्धा एक मोठा प्रेक्षक वर्गाचा आता समूह व्हायला, म्हणजे गेल्या 10-12 वर्षांमध्ये अशा पद्धतीच्या सिनेमांना ज्या पद्धतीने यश मिळालेलं आहे, याचा अर्थ अशा पद्धतीच्या सिनेमांचा विचारच केला गेला नव्हता का? तर केला गेलेला होता. पण जे एक डायलॉग हा टॅगलाईन, म्हणजे माझ्या त्या उरीपासून ते आतापर्यंतच्या याच्यामधला तो डायलॉग आहे जो लोकांना खूप भावलेला आहे की ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. तर हा खरंच सगळ्यांच्या मनामध्ये नव्या हिंदुस्तानचा जन्म झालाय का? मग जो झालाय तो सर्व सोशो पॉलिटिकल सिच्युएशनचा झालेला आहे. त्याचं प्रतिबिंब सिनेमात सुद्धा दिसायला लागलेलं आहे की सबंध सिनेमा जेव्हा आता धुरंधरचा विषय सारखा येतोय तो काढला गेलाच पाहिजे, त्याच्यावर साधक बाधक चर्चा व्हायलाच पाहिजे असं मला वाटतं की धुरंधर सिनेमा बघत असताना पार्ट 1 पार्ट 2 बघत असताना एक जनरेशन अशी होती की ज्या जनरेशनला त्या सबंध 20 वर्षातल्या सगळ्या घटना वर्तमानपत्रातून असतील, न्यूज चॅनलवरून असतील, सगळ्यांना माहिती होत्या. आणि मी त्याच्याबरोबर
मी माझ्या जनरेशनचा विचार करतो, मी त्याच्यावर रिलेट होत होतो की अरे हो हे असं असं झालेलं होतं तेव्हा या बातम्या आलेल्या होत्या. आणि माझा मुलगा मात्र ते नव्याने जाणून घेत होता. आणि नव्याने जाणून घेत असल्यामुळे मधल्या काळात झालेली जी फेक नॅरेशन्स होती देशामधल्या सोशो पॉलिटिकल सिच्युएशन्सची, त्याच्यावरती तो डिस्कस करत होता किंवा त्याच्यावरती तो विचार करत होता आणि त्याला हा नवं रूप आवडत होतं. भारताचं एका अर्थी धुरंधरमध्ये भारताच्या पॉलिटिकल अथवा इंटेलिजन्सचं एक नवं रूप दिसलेलं की जे बाहेर आहे की अरे हे असंही होऊ शकतं. आणि त्याला अत्यंत तर्काच्या आधारावरती प्रत्येक ऐतिहासिक घटनेचा त्यांनी बेस दिलेला, खूप तार्किक दृष्ट्या तो हे केलेला आहे. त्याच्यामध्येही डिबेट होऊ शकतो, म्हणजे फिल्म मेकर्स कदाचित सेकंड पार्टच्या बाबतीत काही वेगळा विचार करू शकतात की ज्या पद्धतीने तो वाइंड अप केलेला आहे ते लोकांचं. जसं माझं स्वतःच त्याच्यातलं मत असेल, जरा विषयांतर होतं पण तरी सांगतो, माझं स्वतःच त्यातलं मत असं आहे की त्यातल्या ज्या शेवटच्या 15 मिनिटांमध्ये जे एकेकाला त्यातल्या उडवलं जातं धडाधड धडाधड, तर त्या स्वतः 2-2 तासांच्या फिल्मचे सिच्युएशन्स की त्यातल्या प्रत्येक झालेल्या असॅसिनेशन वरती 2 तासाचा सिनेमा होऊ शकतो त्याच्या संपूर्ण याचा जो विचार केला तर. सो असं त्याच्यात, पण तरीही या पद्धतीचा सिनेमा त्याच्यातल्या कुठल्याही हिंसाचाराचं कोणीच समर्थन केलं नाहीये, पण तरीही तो हिंसाचार समर्थनीय वाटावा अशा सिच्युएशन मध्ये बरोबर तो सिनेमा प्लेस केला गेलेला आहे. असं व्हायला पाहिजे ना. जर आमच्या बाबतीत असं झालेलं असेल आणि आपल्या बाबतीत झालं ते अतिशय तर्काने त्या चित्रपटात मांडलं गेलेलं आहे. सो मला असं म्हणायचं की खूप एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स आताच्या नव्या यांच्यावरती की उद्या जर तुम्ही 5-6 जण मिळून आपला एक स्वतःचा ग्रुप असेल आणि त्यांनी स्वतःच्या 5-5 फिल्म्स आपल्या डिस्कस करू. आणि मी म्हणलं तसं की त्याच्यातला एक सगळ्यात पहिला नियम असा असला पाहिजे की तुम्ही तुम्हाला क्रिटिसाइज करायला शिकलं पाहिजे. हे चांगलं नाही, हे फेकून देण्याच्या लायकीचं आहे किंवा हे खूप चांगलं आहे हे आपण लोकांपुढे आणूया, हे आपल्याला पहिलं कळलं पाहिजे. जसं आरशात दुसऱ्याने बघून तू छान दिसतोय असं म्हणून उपयोग नसतो. तुमचं तुम्हाला वाटलं पाहिजे की आपण प्रेझेंटेबल आहोत का नाही. तसं आपण आपली कलाकृती पाहिल्यानंतर आपल्याला वाटलं पाहिजे हे प्रेझेंटेबल आहे का नाही, मग त्याच्यावरती आपण पुढची प्रोसेस करू शकतो. सो अशा या इतक्या सोप्या असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर कारण खूप सोपं आहे, सर्व तंत्र तुमच्या हातात आहे, सर्व तंत्र तुम्हाला शिकता येणार आहे, तुमच्या अनुभवातनं तुम्ही जास्त तंत्र समर्थ होऊ शकणार आहात. असं असताना याच्यामधला कंटेंट चांगला आहे की नाही आणि प्रेझेंटेबल आहे की नाही हे दुसऱ्यांनी सांगण्याच्या आधी आपल्याला कळलं पाहिजे. सो मी फिल्म मेकर्सना नेहमी सांगतो की तुमचा ग्रुप तयार करा, त्या ग्रुपनी एका बाजूने कंटेंट आपण तयार करत असताना तो कंटेंट बघणाराही ग्रुप तुमचं नेटवर्किंग खूप चांगलं पाहिजे असं मला स्वतःला वाटतं की ते जेवढ्या 1000 लोकांपर्यंत जाईल आणि नंतर आणखी मल्टिपल याच्याप्रमाणे ते एमएनएम सारखं आहे, तुम्ही ज्या पद्धतीने वाढवत जाल त्या पद्धतीने तुमचे प्रेक्षक वाढत जाणार आहेत. सो ते तुमच्या हातात आहे आणि ही खूप मोठी अपॉर्च्युनिटी आहे असं मला वाटतं. आता तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आलेला आहे, तो तुमचा एक सगळ्यात चांगला असिस्टंट असू शकतो असं मला वाटतं की जो तुम्हाला कित्येक याच्यामध्ये चॅट जीपीटी मध्ये एक अख्खा फॉर्मॅट आपल्याला स्क्रीन प्लेचा येतो, पण तरीही तुम्ही 10 फॉर्मॅट पाहिलेत की तुमच्या लक्षात येतं की त्याच्यामध्ये तेच पण आहे. आपलं म्हणून जे एक असतं की कविता आपल्याला सुचणं, स्क्रीन प्ले मधले ABCD आपल्याला सुचणं त्या सीन मधले, ते चॅट जीपीटीला सुचत नाही. आणि तुम्ही जेव्हा जे टाईप करता ते सगळं तो खात असतो हे लक्षात ठेवा. तो आणखीन एक पायरी शहाणा होत असतो, तो म्हणजे ती आयडेंटिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स नावाची. तुम्ही 500 स्क्रीन प्ले वेगळ्या लोकांनी तिथे टाकले की त्याचा डाटा समृद्ध होतो आणि तो आणखीन समृद्ध होतो, पण मानवाच्या बुद्धीला तो कधीच चॅलेंज करू शकत नाही. सो आपण तिथे जाऊन त्याच्याकडनं माहिती घेऊन आळशी बनण्यापेक्षा आपण आपलं सतत बुद्धी तासून घेतली पाहिजे आणि त्याच्यावरती काम करत राहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. योगेश जी ने बता दिए कि आप खुद निर्माता निर्देशक अभिनेता बनकर के स्वयं प्रचार प्रसारित होकर के स्वयं एक इंस्टीट्यूट बन के खड़े हो सकते हैं. अतुल जी से भी हम सुनना चाहेंगे संभावनाओं के बारे में और उसके बाद हम प्रश्नोत्तर लेंगे आपसे. अतुल जी. संभावनाओं की बात करें, योगी जी ने आपको बताया है, और आज के तारीख में बहुत असीमित संभावनाएं हैं वर्तमान समय में. सिनेमा बहुत सारी क्राफ्ट का मिश्रण है, यानी अगर एक फिल्म आप देखें तो आपको उसमें बहुत सारे
एलिमेंट्स दिखाई देंगे। यानी कि एक फिल्म होती है, उसको एक कोई कहानी सोचता है, कहानी लिखता है, फिर एक शब्द का इमोशन इस्तेमाल किया स्क्रीन प्ले, कहानी से अलग एक स्क्रीन प्ले होता है। कहानी और स्क्रीन प्ले राइटर कोई एक को ऐसा नहीं होता। तो आप अपने लिए संभावनाएं ढूंढ सकते हैं। आप कहानीकार हो सकते हैं, आप स्क्रीन प्ले राइटर हो सकते हैं, आप डायलॉग राइटर हो सकते हैं। यानी कि 3 संभावनाएं एक फिल्म में तो आपको ये मोटे तौर पे दिखाई देती है। फिर आप फिल्म बनती है विजुअल से, यानी कि आप जब कोई कहानी सोचते हैं तो आप उसको दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास एक स्कोप होता है सिनेमेटोग्राफर बनने का, यानी आप एक अच्छे कैमरामैन बन सकते हैं। ये भी आपके लिए एक अवसर है। जरूरी नहीं कि आप सिनेमा से कई सारी भूमिकाओं में ना एक अच्छे सिनेमेटोग्राफर। और आप देखेंगे जितनी कालजयी फिल्में हैं, जितनी आज तक फिल्में याद की जाती है, अगर आप गुरुदत्त का सिनेमा देखें तो गुरुदत्त के सिनेमा के साथ बीके मूर्ति का नाम आता है, क्योंकि अगर उनकी सिनेमेटोग्राफी नहीं होती तो शायद गुरुदत्त की फिल्में उतनी खूबसूरत नहीं होती। तो एक सिनेमेटोग्राफर, एक डायरेक्टर, एक राइटर जो लिखता है, डायरेक्टर उसको विजुअलाइज करता है, सिनेमेटोग्राफर उसको एक्सिक्यूट करता है। तो यानी आप एक सिनेमेटोग्राफर के रूप में भी इसमें इस इंडस्ट्री में अवसर ढूंढ सकते हैं। आजकल बड़े सारे नए वर्ड चलते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब जब हम लोग धुरंधर की बात करते हैं, ये थोड़ी प्रासंगिक है, इसलिए ज्यादा चर्चा में है, आप लोगों की यादों में भी ताजा है, हमारी यादों में भी ताजा है। तो आप देखते हैं कि उसने 80s 90s के सॉन्ग्स का बड़ा अच्छा वर्तमान के साथ यूज किया। तो वो कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टर के दिमाग में यूज ना होगी, तो जिसने डिजाइन किया होगा म्यूजिक, जिसने बैकग्राउंड सोचा होगा, उसने उसको उस लायक बनाया होगा कि डायरेक्टर के विजन को साउंड के माध्यम से भी बता सके। सो बैकग्राउंड स्कोर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप एक अच्छे बैकग्राउंड स्कोरर भी हो सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे सकते हैं। भारतीय फिल्मों में म्यूजिक का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लिरिक्स, गीतकार और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, तो आप इस विधा में भी आपके पास अवसर है कि आप अच्छे लिरिक राइटर हो सकते हैं, आप अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं। तो आप एक सिनेमा कंप्लीट करते हैं। एक साउंड में बड़ी चीज होती है, जब साउंड डिजाइन होती है, आजकल साउंड डिजाइनर भी होते हैं, वो एक अलग चीज है। कई बार आप इफेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कदमों का इफेक्ट या बैकग्राउंड में छोटी छोटी न्यूसेंस, कहीं पंछियों की आवाज, कहीं कदमों की आवाज, तो फॉली डिजाइनर, साउंड डिजाइनर भी एक अपने आप में एक बड़ा अच्छा करियर है। फिल्म एडिटर, इंडस्ट्री में मान्यता है कि फिल्म कुछ भी शूट करके लाओ, एडिटिंग टेबल पे फिल्म बनती है। एक एडिटर यानी कितना इंपॉर्टेंट। और मैं भी देख रहा था अभी आदित्य धर अपनी कास्ट को जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो उन्होंने स्पेशली एक यंग लड़के को स्टेज पे बुलाया जो उस फिल्म का जिसने ट्रेलर काटा था, धुरंधर का। तो आप सोचिए, एक यंग लड़का एक इतनी बड़ी फिल्म में, उसका डायरेक्टर उसके ट्रेलर की, क्योंकि फिल्म का जो पहला इंप्रेशन जो होता है वो ट्रेलर ही होता है, जो पहला कट निकलता है। तो उस यंग लड़के को मंच पर बुलाता है, यानी कितने बड़े सम्मान की बात है। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप एक ट्रेलर कटर भी हैं, आप ट्रेलर काटते हैं, पैकेजिंग करते हैं, फिल्म में पैकेजिंग भी हुआ करती है, मोन्टाजेस होते हैं, डायरेक्टर्स कट बनते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कट बनते हैं, ये सारी चीजें तो है ही। तो आप एक अच्छे एडिटर हो सकते हैं फिल्म के, उसमें भी आप अपनी भूमिका तय कर सकते हैं। तो ये भी एक अवसर है जो आज के समय में हमें मिलता है फिल्म इंडस्ट्री में। फिर एक दूसरा पार्ट है जिसके लिए योगेश जी भी अपने आप को कह चुके हैं कि उनको नहीं समझना था, मुझे भी नहीं समझना था, वो है बनाने के बाद उसको बेचना था। तो यानी कि इस इंडस्ट्री में आप एक अच्छे मार्केटिंग के गाय भी सोच सकते हैं, ऐसे लोगों से मिल सकते हैं, चालू कर रखी है, अपने को इस चालू होना तरीके से डेवलप कर सकते हैं। योगेश जी और मेरे जैसे लोगों के लिए आप एक अच्छा बाजार ढूंढ सकते हैं। अरे फिल्म फेस्टिवल सर्किट एक बहुत बड़ा आजकल है इंटरनेशनल लेवल, यानी कि फिल्म बना ली, सब कुछ कर लिया, अब हम ऐसा भी लोगों का करियर है कि जो फेस्टिवल्स की नब्ज जानते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि आप अपनी फिल्म इंडियन फेस्टिवल्स में भेजिए, यहाँ पर हम आपको पुरस्कार मिलेगा, या इनको फिल्म फेस्टिवल क्यूरेटर्स बोलते हैं। ये भी अपने आप एक बड़ा अवसर और बड़ा
करियर है। तो मुझे लगता है कि जब आप फिल्म विधा को स्टडी करें, फिल्म मेकिंग के सारे एस्पेक्ट्स पे बात करें, हर एस्पेक्ट में आपके लिए एक अवसर है, आपकी रुचि के हिसाब से, आपकी योग्यता के हिसाब से। आप स्टोरी बोर्ड डिजाइनर बन सकते हैं, यानी आज की तारीख में कुछ अच्छे प्रोडक्शन हाउस जो कहानी लिखी होती है उसके हिसाब से ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो उन विजुअल्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि फिल्म स्पष्ट हो जाती है कि ये कैमरामैन को पता होता है ये कैमरा फ्रेमिंग है, ये चीजें है ना, जिंदगी को बहुत आसान करने के लिए। तो अगर आप अच्छे स्केच आर्टिस्ट हैं, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी है, तो आप एक स्टोरी बोर्ड राइटर भी बन सकते हैं। पहले लोग हाथ से बनाते थे, सत्यजीत रे जी जैसे लोग जो है वो खुद अपनी फिल्मों के स्टोरी बोर्ड। आजकल बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी मार्केट है, आपके लिए अवसर है। कंप्यूटर पे डिजाइन करते हैं, चीजों को बनाते हैं। सो मेरा कहना है असीमित संभावना है, अपने को दायरों में मत बांधिए। लेकिन अगर हम एक्टर बनने का सोचते हैं तो सुबह आईना भी देखना चाहिए और फिर उसके बाद अपनी स्किल्स को भी चेक करना चाहिए कि हम में कितनी संभावना है, फिर उसमें समय लगाना चाहिए। नहीं तो अगर आप एक क्रिएटिव इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, पैसा, इज्जत और सम्मान कमाना चाहते हैं, तो वो एक्टर बनके हो सकता है कि वो विजुअली ज्यादा ट्रिक करता है। आप बहुत अच्छे एडिटर हो, लोग आपको नहीं पहचाने, योगेश जी एक्टर हैं, उनके हिट फिल्म से उनको पहचानेंगे, लेकिन उससे आपका कंट्रीब्यूशन और आपका करियर खत्म नहीं होता, वो है। हम जो विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, जो सफलता प्राप्त करते हैं, अपने टैलेंट में प्राप्त करते हैं। मैं योगेश जी नहीं बन सकता, योगेश जी से मैं नहीं बन सकता, हम आप नहीं बन सकते। हो सकता है कि हम लोग अगले साल अगर हम यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग बड़े प्रोड्यूसर हो, बड़े राइटर हो, बड़े डायरेक्टर हो, नहीं कर सकते। हम एक दूसरे की भूमिकाएं नहीं कर सकते, लेकिन फिल्म मेकिंग को समझना और उसके एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना। एआई का जिक्र किया, एक मार्केट है, अभी उसमें इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो कई फिल्में बनती है एआई के साथ, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि वो अनरियलिस्टिक किरदार है या चीजें बहुत आसान कर देंगे। लेकिन आप अपने पे भरोसा करिए, जो इमोशंस आप दे सकते हैं, जो कनेक्टिविटी आप दे सकते हैं ऑडियंस को या हम दे सकते हैं, वो मशीनें नहीं दे सकती, वो एआई नहीं दे सकता। इसको समझिए, अवसर अपार है, अपरंपार है बनाने के लिए, एज अ प्रोफेशनल भी और एज ए अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए। धन्यवाद अतुल जी। कुल मिलाकर एक बात है कि आप अपने साथ अगर रहेंगे और अपनी संभावनाओं को खुद पहचानेंगे, अपनी क्षमताओं को पहचानेंगे, तो निश्चित रूप से अपने लिए संसार खड़ा कर सकते हैं। ये इन दोनों महान व्यक्तियों का हमारे सबके लिए संदेश है। अब चूंकि हम समय हमारा वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न हम जरूर लेंगे। तो आप में से कोई अगर प्रश्न पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। किस नाम एक माइक वहाँ देंगे प्लीज। वहीं से लेके बाजू में वहाँ पे ऊपर में शादी आप खड़े रहिए। My question was, what is your definition of cinema and creativity? Cinema and creativity की definition क्या है? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्रिएटिविटी की क्या डेफिनेशन हो सकती है? जो मेरे मन में आता है और जो मुझे ऐसे लगता है कि मैं दूसरों को कहूं, बताऊं या दिखाऊं, तो वहीं से क्रिएटिविटी शुरू हो जाती है। मला स्वतःला जे वाटतं ते लोकांपर्यंत पोचलंच पाहिजे, असा जोपर्यंत मला त्रास होत नाही आणि तो त्रास व्हायला लागला आणि त्याप्रमाणे मी कलाकृती केली,
की ती क्रिएटिव्हिटी सुरू झाली. आणि सिनेमाची डेफिनेशन अशी आहे असं मला वाटतं, सिनेमा हे क्राफ्ट आहे. मला सुचलेली गोष्ट मी सिनेमाच्या माध्यमात, इट्स अ प्लेटफॉर्म. मैं अगर नाटक में भी वो बता सकता हूँ, वो फिल्म में भी बता सकता हूँ. जो फिल्म में बताता हूँ उसके लिए मेरे पास कैमरा है, जो मैं नाटक पे बताता हूँ उसके लिए मेरे पास रंगमंच है. तो ये डेफिनेशन ये है कि इट्स अ क्राफ्ट, ये एक प्लेटफॉर्म है सिनेमा. उसकी मेकिंग का एक शास्त्र है, एक तंत्र है. तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, वो एक तंत्र है. क्रिएटिविटी तो वो है जिससे कहानी शुरू हो जाती है, जिससे मैं जो बताना चाहता हूँ वो वन लाइन होती है. उसी वो मैं किस तरह से बताऊं, मैं कविता में बताऊं, मैं मेरे गीतों में बताऊं, या मैं गाते हुए बताऊं, या मैं नाटक में बताऊं, या मैं सिनेमा में बताऊं. तो ये डेफिनेशन इट्स अलग टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, इट्स अ मीडियम. कोई और पूछना चाहता है? सर बहुत सारे लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो कैन यू सजेस्ट सम सॉफ्टवेयर्स टू मेक शॉर्ट फिल्म्स और रील के लिए उनसे यूज करना चाहिए सो दैट वन कैन लर्न. टू बी फ्रैंक, टेक्निकली जो मेरे असिस्टेंट मुझे सिखाते हैं वो मैं करता हूँ. उन सॉफ्टवेयर्स के नाम या उनके बारे में मैं खुद नहीं जानता, क्योंकि टेक्निकली मैं उतना साउंड नहीं हूँ. मैं यहाँ से साउंड हूँ. एडिट कैसे करना है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन किस सॉफ्टवेयर में उसे एडिट करना है वो मुझे आता नहीं है, मुझे पता नहीं है. तो फिर मैं एक मेरा असिस्टेंट रखता हूँ. मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से यहाँ जोड़ो, उसके बाद यहाँ से फ्लैशबैक में मुझे इस तरह से चाहिए. तो एडिटिंग दिमाग में है, वो सॉफ्टवेयर के जरिए कैसे कर सकता है ये मैं नहीं कह सकता. कोई और व्यक्ति? हाँ मैं लैपटॉप बंद कर. लेकिन आप टाइप भी करते हो ना सॉफ्टवेयर फॉर एडिटिंग, तो 100 आ जाएंगे. सर्वप्रथम नमस्ते सर, मी अभिजित आहे. मी एक मोठा श्वास घेतो म्हणजे मला प्रश्न सगळ्यांसमोर नीट मांडता येईल. पहिली गोष्ट तर तुमच्या तिघांचेही मुद्दे मला खरोखर पटलेत आणि तेच मी मुद्दे लिहून घेता घेता मला असं वाटलं की हा प्रश्न जो मांडायचा आहे तो खूप महत्वाचा ठरू शकतो, माझ्यासाठी आहे तो महत्वाचा. सो सर, पुढे चालून मी स्वतः एक ऍक्टर म्हणून बघतोय, पण जसं अतुल सर बोलले की डिरेक्शन ही तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे, सिनेमॅटोग्राफी ही तेवढीच इम्पॉर्टंट आहे, एडिटिंगचा सुद्धा मुद्दा तिथे येऊ शकतो. हे सगळं जेव्हा एकत्रित येतं तेव्हा कुठे फिल्म मेकिंग हा कन्सेप्ट पुढे येतो. सो सर, माझं एक इंस्टाग्रामला हँडल आहे दी ऍक्टोरियल म्हणून. माझे जे काही व्हिडिओज आहेत त्याला मी सिनेमा टाईप किंवा एक फिल्म मेकिंग किंवा एक प्रॉपर प्रोफेशनलिझमने दाखवण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत. जसं तुम्ही योगेश सर मुद्दा मांडला की कंटेंट आपल्या आजूबाजूलाच आहे, सो तेच कंटेंट उचलून मी माझा प्रयत्न चालू आहे सगळ्यांसमोर दाखवायचा. तर अडचण अशी येते सर मला की मी जे काही कंटेंट बनवतोय मी असं प्रॉपर वयोगट त्याच्यामध्ये साध्य नाही करत की या वयोगटासाठी बनवतोय की या प्रेक्षकांसाठी बनवतोय. जे कंटेंट मला सुचतंय आसपास जे बघतोय ते समोर दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय. अतुल सर जसं बोलले की ये बिगेगा नहीं लेकिन दिखेगा, हा माझा प्रश्न याच्यावर असा आहे की सर ऑडियन्सची रीच कदाचित मला मिळतीये पण त्यांच्याकडनं प्रोत्साहन जे अपेक्षित असतं ते मिळत नाही. मग अनेक मी म्हणजे हे माझं पर्स्पेक्टिव्ह आहे, अनेक मी असे पेजेस बघितले ज्यामध्ये पेड फॉलोअर्स पेड व्ह्यूज आहे, जिथे माझं काहीच त्या याच्यामध्ये क्षेत्रामध्ये काहीच नाहीये की बाबा पेड व्ह्यूज वगैरे घेतो, त्याचा अर्थ उरत नाही पहिली गोष्ट. तर मग हे कंटेंट डायव्हर्सिफाय करण्यासाठी मी कुठे कमी पडतोय किंवा मला प्रोत्साहन मिळण्या न माग काय कारण असू शकतं, हे याचं जर मला उत्तर मिळालं या एका प्रश्नाचं तर अनेक मुद्दे माझे क्लिअर होतील असा माझा तुम्हाला प्रश्न आहे. सो त्यावर मला तुम्ही गाईड करा. गाईड नाही, मी माझा अनुभव फक्त शेअर करतो की आज तू जरा त्या स्टॅटिस्टिक्स कडे लक्ष दे की समजा कंटेंट टाकायला लागल्यापासून तुला 3 महिने झालेले असतील, तर हा अभ्यास केला पाहिजे जो की मार्केटिंगचा, जे अतुलजींनी सांगितलं की आपण मार्केटिंग सुद्धा स्वतःच शिकू शकतो किंवा आपली थिअरी तयार करू शकतो की कुठला कंटेंट टाकल्यानंतर व्ह्युअर्स वाढले, लाईक्स वाढले, त्याचा तू हे केल्यानंतर तुला कंटेंटच्या सब्जेक्टच्या बद्दल किंवा लोकांचं लाइकिंग तुझ्या कंटेंटच्या बाबतीत काय आहे हे तुझं तुला लक्षात येईल, कुणी सांगायची गरजच पडणार नाही. दुसरं एक ओव्हरऑल तू हे करू शकतोस की पहिला टाकलेला कंटेंट आणि 200वा टाकलेला कंटेंट हे कुठल्या आलेखामध्ये वाढत गेलेला आहे आणि तो वाढला आहे का नाही. त्याच्यानंतर तुला हे बघता येऊ शकेल की कुठल्या
10 कंटेंट मध्ये तो स्थिर झालेला आहे. म्हणजे मग तिथे तू हा विचार करू शकतो की आपली क्रिएटिव्हिटी थांबली आहे का, आपलं नवीन शोधणं थांबलेलं आहे का. मग त्या ठिकाणी तू विचार करायला लागला पाहिजेस की कुठल्या याच्यानंतर मी दमतो. एक कलाकार आहे, तो दमतो ना, जसा व्यायाम करणारा माणूस आहे तसा तो दमतो, तसाच कलाकारही दमतो. सो आपल्याला ते कळलं पाहिजे की मी डेली टाकायचा, जसं आम्ही डेली सोपवाल्यांना डेली टाकणं म्हणतो. डेली त्यांना करावंच लागतं काहीतरी. मशीन उघडलेलं आहे, सकाळी जायचं फॅक्टरीमध्ये पंच केल्यासारखं जायचं, सही करायची फॉर्मवरती आणि अभिनय करायचा, अभिनयाची डेली टाकायची आणि हे यायचं. असं डेली सोपवाले सगळे करतात. पण 15 वर्षाच्या डेली सोप नंतर आज असं लक्षात यायला लागलेलं आहे की प्रेक्षकांना त्याची सवय झाली आहे, पण प्रेक्षकांना ते आवडतच आहे असं नाही. त्यांना दुसरी कुठलीही आवडीची गोष्ट मिळाली की लोक तिकडे जायला लागले आहेत. सो तुला हे कळलं पाहिजे की आपला कंटेंटच्या बाबतीत आपण दमतो आहोत का, मग तो किती दिवसानंतर टाकला गेला पाहिजे. लोकांची उत्सुकता म्हणजे आता समजा तू एखाद्या वेळेला आपल्या शहरातल्या एखाद्या घटनेवरती काही कंटेंट टाकलेला असतील आणि त्याच्यानंतर 8 दिवसामध्ये अजून 2 तशाच टाईपचे टाकले असतील आणि चौथा तुझा कंटेंट एखाद्या या शहरातल्या ऐतिहासिक वास्तूवरती तू गेल्यानंतर किंवा त्याला भेट दिल्यानंतर टाकला असेल आणि त्याचा रीच एकदम वाढला असेल, तर हा रीच लोकांना ऐतिहासिक वास्तू आवडतात म्हणून नसतो, तर सातत्याने 3 कंटेंट टाकल्यानंतर जर वेगळा काही पडला तर तो हे झालेला असतो. सो हा अभ्यास तुझा तूच करायचा. हा कुणी कदाचित तू दुसऱ्या एखाद्याकडे हे गायडन्स द्यायला गेला तर तो हेच सांगणार आहे जे मी सांगतो. सो माझं असं म्हणणं की तू अशा टाईपचं तुझं एक गोष्ट तुझंच प्रोडक्शन हाऊस तुझंच आहे. सो तू तुझीच एक मार्केटिंगची स्ट्रॅटेजी मध्ये त्याचा हा स्टॅटिस्टिकल डाटा तयार कर की महिन्यात 30 कंटेंट टाकल्यानंतर माझे 400 व्ह्युअर्स वर मला 400 लाईक्स येत असतील. तेच मी महिन्यामध्ये जर फक्त 20 टाकले तर ते 480 होत आहेत. मग लोकांना सातत्य नकोय का, लोकांना तेच मग कारण तू रोज तेच बनवायला लागलं असतं. तुझ्या क्रिएटिव्हिटी मध्ये म्हणजे जे तू दृश्यात्मकता लोकांना देणार आहेस त्याच्यामध्ये तेच पण येणार आहे. तू काही आपण काही वर्तमानपत्रासारख्या बातम्या देत नाही, आपला काही न्यूज चॅनल नाही शहरातला. आपल्याला काहीतरी वेगळा कंटेंट द्यायचा आहे, आपल्याला त्याची एक सिरीज बनवायची आहे. सो या सगळ्याचा विचार केला गेला पाहिजे आणि तुझं उत्तरच तुला मिळणार हे लक्षात ठेव. काही वेळेला भाषेचंही हे जे नॅरेशन मागं असणार आहे त्याचं, काही वेळेला बॅकग्राऊंड स्कोअरचा काहीतरी परिणाम होऊ शकतो, काही वेळेला कंटेंट मध्ये कोण ऑब्जेक्ट्स आहेत म्हणजे लाईव्ह ऑब्जेक्ट्स वरती तू काही छोटे स्किट सारखं काही करणार असतील, डिस्कशन सारखं काही करणार असतील और पॉडकास्ट करणार असतील तर पॉडकास्टवर कुठल्या विषयावर पॉडकास्ट झालेला आहे यांनी सुद्धा लाईक्स वाढत असतात असं लक्षात. सो हा आपला अभ्यास आणि तो नोट डाऊन करायचा. प्रत्येक गोष्ट नुसती मनात न ठेवता ती कागदावर ठेवलीस म्हणजे तुलाच तुझा इतिहास मिळेल असं मला वाटतं. हे लक्षात घ्या आणि ते सातत्याने करत राहिलं पाहिजे आपल्याला फीडबॅकसाठी. आणि लोकांना तू हे करू शकतो की तुम्ही फीडबॅक द्या, तुमच्या सूचना द्या. आता कुठल्याही प्रॉडक्टला नाही का ते लोक फीडबॅक फॉर्म मागतातच ना. साधं आता मी आधी आलो इंडिगोनी आलो तर त्यांनी फीडबॅक फॉर्म लिहून घेत. तसं आपण आपला फीडबॅक फॉर्म घेऊ शकतो की म्हणजे तुला लोकांचा हे करते माझ्या असलेल्या 500 सबस्क्रायबर्स पैकी 200 जणांना हिस्टॉरिकल काही दिलं तर आवडतं, 100 जणांना पॉलिटिकल याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे आणि हे 200-100 प्लस केलं तर त्यांना काही सोशल याच्यावरती केलं तर आवडतं. आणि या सगळ्या कंटेंटला मी थोडं लाईट कॉमेडी हे दिलं तर ते सगळ्यांनाच आवडतं. अशा पद्धतीचा तुझा डाटा तयार होईल आणि तू त्या डाटाला फॉलो करत गेलास तर मला वाटतं सबस्क्रायबर्स वाढायला वेळ नाही लागत असं वाटतं. थँक्यू सर. लास्ट क्वेश्चन आपको दे दीजिए लास्ट क्वेश्चन. हेलो नमस्कार सर, मैं वैशिष्ट मीडिया स्टडीज का स्टूडेंट हूँ सर. मेरा कहना है कि मैंने 2 शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो फेल हो चुकी है, यानी कि स्क्रीन प्ले ठीक था, डायरेक्शन मैं खुद ही करना चाहता था लेकिन मेरे साथ जो टीम है वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहती थी. इसलिए कि मैंने शुरुआत में जो रेकी की लोकेशन की, उसके बाद कास्टिंग सिलेक्ट की, तो मैंने कहा था कि भैया मेरा एरिया नहीं है, नागपुर में मैं रहता हूँ, मैं चंद्रपुर हूँ. तो उनको मैंने कहा कि मुझे नहीं क्या जो कास्टिंग है पूरे सिलेक्ट करके दो. उन्होंने नहीं दिया तो उन्होंने क्या कहा मुझे कि तू स्टार्ट कर फिल्म कि हम बाद में ढूंढ लेंगे. लेकिन मुझे पता था कि स्टार्ट करने के बाद में तो बहुत सारी दिक्कतें जाती है, एकदम से कास्ट मिलने वाली है नहीं.
उसके बाद ये फिल्म फेल हो गई सर। उसके बाद मैंने बनाई थी 75 साल हुए देश को, उसके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, तो वो भी फेल हो गई। अभी मैं 5 साल फेल हो गई मतलब क्या हुआ? फेल हो गई मतलब वो लोग मेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे सर, और मेरे पास दूसरे लोग नहीं थे। तो उसके बाद मैंने 5 साल से मैं एक फिल्म के स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। अभी वो कंप्लीट होगी 6 महीने में रिसर्च करने के बाद। तो अभी मैं वो स्क्रिप्ट बेचना चाहता हूँ या मैं खुद फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे प्रोड्यूसर मिलेगा तो इसकी क्या चुनौतियाँ है सर? एक प्रोड्यूसर मिलने के लिए चुनौतियाँ मुझे भी मतलब मैं भी उसे फेस कर रहा हूँ। नहीं, अभी जो तुमने किया ना वो बहुत तुम्हारी वैयक्तिक एक्सपीरियंसेस है। हाँ सर। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों तुम्हारे साथ लोग काम नहीं करना चाहते ये एक बार सोचो। नहीं सर, मैंने टू बी फ्रैंक, अभी ये तुमने क्वेश्चन सभी एक ओपन प्लेटफॉर्म में पूछा है, इसलिए मेरा आंसर पहला तो ये रहेगा, बीइंग अ स्टूडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ जब हमारे यहाँ ना क्लासरूम प्रेजेंटेशन रहता है, तो ऐसे होता है कि एक डायरेक्टर जो कुछ काम करना चाहता है उसके साथ बंदे काम ही नहीं करना चाहते। तो जब वो आता है केबिन में और पूछता है सर मेरे साथ मेरा ग्रुप काम नहीं करना चाहता, तो मैं तो किसी को कंपलसरी नहीं कर सकता ना, मैं यहाँ के 10 बंदों को नहीं अभी इसको सुनो और उसके साथ काम करो, 8 दिन में मुझे शॉर्ट फिल्म चाहिए, ऐसा मैं कह नहीं सकता। मुझे ये कहना है कि ये तुम ढूंढो, ये मतलब ये तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ काम क्यों नहीं करते। एक तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी स्टाइल ऑफ राइटिंग उन्हें अच्छी नहीं लगी, या अभी मुझे वक्त तो ना, और ये तुम्हारे और मेरे बीच में डिबेट तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे भी बहुत शॉर्ट फिल्म जैसे तुम बोल रहे हो उस तरह से फेल हो गए, लेकिन वो मेरे ही मन में फेल हो गए कि ये हो नहीं सकता ऐसा मुझे लगता है, और मैं आगे ही नहीं जाता। लेकिन कम से कम तुम आगे तो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही तुम्हारे रीजंस ढूंढ लो। अगर तुम उसे जस्टिफाई करने लगोगे ना, तो तुम्हें कभी सच्चाई पता नहीं चलेगी। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुम लोगों के साथ बातचीत करके, जैसे मैंने आज तुमने एक क्वेश्चन किया इस प्लेटफॉर्म पे, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2 फिल्में नहीं बन सकी, इसका रीजन तुम्हें ढूंढना चाहिए। ये मैं कैसे बता सकता हूँ जब तक कि मुझे मालूम ही नहीं है तुमने क्या लिखा है या तुम्हारी फिल्म में क्या है, ये मुझे मालूम ही नहीं है। और जिन बंदों के साथ तुम काम करना चाहते हो वो यहाँ नहीं है कि वो बताए कि हम क्यों नहीं करना चाहते थे। ये तो तुम्हारे मन क्या है ना कि वो लोग नहीं, मतलब ये तो तुम्हारा एक्सपीरियंस बता रहे हो। अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में आता, एक शॉर्ट फिल्म का तुम्हारा शायद 10-20 लोगों का है, तुम्हारे कॉलेज का ग्रुप है, और वहां में आता और ये हम डिबेट करते या तुम ये क्वेश्चन पूछते कि ये बंदे में, तो शायद उनसे कोई और भी मुझे पता चलता कि नहीं हम क्यों नहीं करना चाहते थे। शायद उनके पास वक्त नहीं होगा, शायद तुम्हारा स्क्रीन प्ले उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, शायद उन्होंने जो विजुअलाइज किया वो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा, और शायद उनका तुम पे विश्वास नहीं होगा कि ये अच्छा डायरेक्ट कर सकता है या नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा करो जैसे नागराज मंजुळे, सभी को पता है नागराज मंजुळे ने जब फैंड्री के पहले एक शॉर्ट फिल्म की थी, कौन सी, पिस्तुल्या, हाँ, तो उसमें तो कोई रिनोन्ड या ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं थे, वो तो उसकी स्टाइल बन गई अभी नागराज जी की कि वो रॉ मटेरियल लेते हैं और कंटेंट उनमें डालते हैं और अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी शुरुआत हो सकती है, एक अच्छा आंसर है। ऐसा कुछ करो कि तुम रॉ हीरो ना, जिन्हें कोई पता ही नहीं, जो तुम सिखाओगे वही वो करेंगे। इन शायद 10 दिन में बनने वाली शॉर्ट फिल्म 2 महीने ले सकती है, उनका ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और उसके बाद तुम उन्हें लोगे। तो लेकिन एक अच्छा होगा कि तुम्हारे लिए आर्टिस्ट से लेके फिल्म मेकिंग तक, तो इस तरह से सोचो ना। आगे दूसरा कोई मार्ग ढूंढ लो, जहां फेल हुआ है वहीं और पब्लिक ऐसा कुछ तू लाइव में आ जाता है, पब्लिक वालों के पब्लिक वाला क्या हमारे पब्लिक दबाएंगे तो पब्लिक इधर दिखेगा, सेंटर दबाएंगे तो सेंटर, यही तो है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम का, उसके बाद आगे सेशन भी है। नमस्ते सर, मेरा नाम अमृता नागपुर है और मैं मास कॉम मीडिया में जरूर पढ़ाई कर रही हूँ। सर, मेरा योगेश सर से सवाल है कि दृश्यम मूवी में आपने इंस्पेक्टर का रोल किया था, उसके पीछे का अनुभव बताइए। नहीं, वो एक प्रोफेशनल अनुभव रहता है, मतलब पूरी तरह से, मतलब
ना वो जो जैसे अजय देवगन हो, तब्बू जी हो, वो बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहते हैं। कितना प्रोफेशनल होता है कि जैसे ही शॉट ऑफ हो जाता है, हम नाटक वालों की या जो जैसे जिस तरह का माहौल नाटकों में या हमारे मराठी इंडस्ट्री में रहता है, जैसे फैमिलियर बैकग्राउंड रहता है, फैमिलियर ये रहता है, वैसा हिंदी में रहता है। हिंदी में वो अपने अपने वैनिटी में चले जाते हैं, जब आते हैं सामने तो एक सीन का 10 बार भी अगर बोले तो रिहर्सल करते हैं, लेकिन शूट होने के बाद, ओके होने के बाद वो चले जाते हैं। वो किसी के, जैसे उन्होंने पहले ही अपने क्वेश्चन में बताया था, किसी के दोस्त नहीं रहते, उनके दोस्त और ग्रुप्स अलग रहते हैं। वो कभी फिल्म के सेट पे नहीं रहते, वो शायद बाद में पार्टी करेंगे, बाद में कहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन शूटिंग के दरमियान जो 12 घंटे 10 घंटे वो काम करते हैं, वो पूरा प्रोफेशनल करते हैं। एक अलग माहौल हिंदी का होता है, बिल्कुल अलग माहौल मराठी में रहता है। कभी कभी तो वो अनप्रोफेशनल हो जाता है, मतलब 12 घंटे की अगर शिफ्ट है तो 16 घंटे काम करते हैं और करवा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फैमिलियर रहता है। अब उरी में ऐसा हुआ था कि हम सब ना नाटक वाले एक साथ बने थे, मतलब मैं था, परेश जी थे, शिशिर शर्मा जी थे, वो सब थिएटर वाले थे। तो हम लोगों के अपने एक कैमरा में दोस्ती बन गई थी और हम अपने आप में एक अपना ग्रुप बन गया था, जिसमें वो विकी नहीं था, क्योंकि वो तो थिएटर बैकग्राउंड का नहीं है। लेकिन थिएटर बैकग्राउंड के लोगों का ऐसा होता है, वो हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, मराठी एक मदर कल्चर रहता है, क्योंकि मराठी के बहुत से कंटेंट गुजराती में भी आते हैं या हिंदी में भी आए हैं। सभी को विजय तेंदुलकर जी मालूम रहते हैं, सभी को दिलकुंजवार जी मालूम रहते हैं, क्योंकि उनके ट्रांसलेट हुए होते हैं। तो वो सब थिएटर पर्सनैलिटीज एक साथ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो वो एक फैमिलियर बिकॉज ऑफ एक्टर्स वो वातावरण बन जाता है। लेकिन बाकी अगर बोले कि अजय देवगन जी के अगर वो सामने आएंगे तो मुझे नहीं पहचानेंगे। जब मैं कहूंगा मैंने दृश्यम टू में, अरे हाँ इंस्पेक्टर साहब ऐसा कहेंगे, नहीं तो वो नहीं पहचानेंगे। और मैं इस गलतफहमी में भी मुझे नहीं रहना चाहिए, जैसे कि अभी जैसे मैं आरएसएस का काम करता हूँ या एबीवीपी का काम करता हूँ, तो उन लोगों को ऐसा लगता है चीफ गेस्ट आएंगे क्या अजय देवगन, वो नहीं आएंगे। उनका एक अलग इवेंट का और मैनेजरियल स्ट्रक्चर रहता है, उनको पूछना पड़ता है, उनके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। योगेश सोहन को उनका फोन नंबर मेरे पास नहीं है, मैं कभी उनको, और वो मेरा भी एक मतलब माइंडसेट है, मैं किसी को बर्थडे वगैरह विश नहीं करता, कैसे आप ऐसे फालतू के सवाल में नहीं करता, पर डे के हिसाब से जाता हूँ, काम करता हूँ, पैसे लेता हूँ, फेमस हो जाता हूँ, बस। डाल दिया ना बोले मतलब मेरी सेल्फी भी नहीं है उनके साथ, इतना काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, अतुल जी, आज आपसे संवाद करके बहुत मजा आया। एक चीज महसूस करता हूँ कि अतुल जी जैसे प्रशिक्षक है, टीचर है और वो कार्यशाला लेते हैं, तो एक संभावना देखिए आपकी नागपुर में वो कार्यशाला हो और उस कार्यशाला में यहाँ के बच्चे आपके साथ शामिल हो सके, तो उनके लिए भी बड़ा एक्सपोजर होगा। मैंने स्क्रीन पे राइटिंग का लिया है पिछले 2 साल पहले। जी जी जी, चलिए आप सभी का भी धन्यवाद, आयोजकों का धन्यवाद, बैक टू एंकर, थैंक यू वेरी मच।